हेलो। हेलो। आ गई, चलो। हाँ, तो ये गेट तो लगा दो भाई। ऐसी है ये, कूलर थोड़ी है। कंप्रेसर खराब हो जाएंगे इसके। आ, आप में से कुछ बच्चे, अच्छा, अपनी जनसंख्या इतनी है या बीच में तुम लोग जैसे माइग्रेशन करते जा रहे हो धीरे धीरे, थर्ड माइग्रेशन, चलो ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों की मैक्सिमम जूलॉजी तो बची हुई है। कल पढ़ा ही चुका हूँ तो पूरा ही बचा हुआ है अभी। ठीक है, अच्छा, एलटी चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाजें नहीं जाती पर तुम्हारी हरकतें तो कैद हो जाती है ना। है ना? चलो, समझ गया। तो आपने कुछ लोगों ने तो हम लोगों ने ऑनलाइन एनिमल टिश्यू पढ़ा था, याद करो। ऑनलाइन पढ़ा था ना? और ऑनलाइन पढ़ा था ना? अच्छा, कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा था मेरे से? चलो, आधों ने पढ़ा, आधों ने नहीं पढ़ा, मतलब 60% ने तो नहीं पढ़ा। तो तुम लोग बहुत जल्दी आए एक्चुअली। मतलब 10th फेज उसमें भी 11th के आसपास आए तुम लोग। अच्छा, हम लोग देखो ऑलरेडी सबसे लेट फेजेस में से हैं। हमारे बाद दो तीन ही बस और फेज शुरू हैं, बाकी हम 10th हैं तो इसका मतलब 9 फेज हमसे पहले ही शुरू है। और तुम लोग जब आए थे उनका 20-25% सिलेबस तो हो ही चुका था। जब इवन हम लोग दिवाली के पहले भी आए थे हम लोग तो। और अभी मेरे को पता लगा कि जूलॉजी तो पूरी बची हुई है, सिर्फ डिजीज हुआ है तुम्हारे। मतलब टॉपिक पूरा हो गया, मतलब डिजीज हुआ, मतलब डिजीज टॉपिक बोला है मैंने। तो अभी डिजीज पूरा हुआ है तो उसके बाद अभी देखो मैक्सिमम पार्ट बचा हुआ है। तो देखो मैक्सिमम शायद मैं ही पढ़ाऊंगा। तो अभी अपन लोग जानबूझकर पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो डेज बढ़ते हैं ना तुम लोग वो ह्यूमन फिजियो को तो ठीक है एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, है ना? तो लोग उस वाले मोड में आ जाते हो थोड़े दिनों बाद तो एटलीस्ट कम से कम जो बड़े चैप्टर है जैसे रिप्रोडक्शन हुआ या एवोल्यूशन हुआ तो पहले उसको पढ़ लेंगे हम लोग। फिर बाकी का जो बचाव पार्ट है वो फिजियो जो है वो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे आराम से। मतलब एटलीस्ट, क्योंकि मैं ह्यूमन फिजियो पहले पढ़ा दूंगा तुमको, अभी लोकोमोशन तो पता लगा जितने बच्चे अगली क्लास में अभी नहीं आ रहे। बोले यार स्केलेटन आता है मेरे को, सारे जॉइंट याद है मेरे को, है ना, ये बोलेन सॉकेट है, ये हिंज है, ये एलिप्सॉइडल है, ये सैडल है और ये हिंज है, बात करें बस खत्म बात। तो मुझे पता है तुम लोग हल्के फुल्के टॉपिक में तो मास्टरों को हल्का फुल्का ही मान लेते हो, है ना? चलिए। तो अभी टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे अभी, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास से हल्का फुल्का बता दूं पहले। तो इसमें मैं आप लोगों को पूरे नोट्स लिखवाऊंगा 100%। इसमें पूरी एनसीईआरटी आ जाएगी, पूरा मॉड्यूल भी आ जाएगा। और क्या चाहिए? अच्छा, फिर भी ओवरऑल ये विद इन ए पेज 15-20 पेज में पूरा हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा। और आपका लेक्चर भी लगभग रिप्रोडक्शन का लगभग इतना ही होता है कि 15-18 लेक्चर का टॉपिक है। वैसे जब अपन एंथुसिज्म होते हैं तो 2-4 लेक्चर एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। अब एक बार आपने हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है तो आपको ये तो पता ना कि oogenesis फीमेल में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है। एंथुसिज्म बच्चा पहली बार आता है तो फिर उसको पहली बार समस्या आती है। अब आप लोग तो अचीवर के हो और मैंने को पता है आप में से कुछ बच्चे बहुत पुराने भी हैं। कुछ बच्चे मुझे आप में से देखे देखे से लग रहे हैं। 2011 में मैंने और इंसाफ सर ने साथ ही पढ़ाना शुरू किया था। इंसाफ सर और हमने साथ ही पढ़ाना शुरू किया था एलएल में 2011 से। तो मुझे कुछ बच्चे तो देखे देखे से लग रहे हैं। इनको मैंने 2011 में भी एंथीस में पढ़ाया था। ये पीछे वाले बच्चे तो सुबह सुबह मैंने देखे थे, अपने बच्चों को नर्सरी में छोड़ने जा रहे थे। है ना? तो है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे तो बोल रहे होंगे अच्छा भाई यार ये मास्टर भी देखा देखा सा लग रहा है। भाई याद कर, अपन जब 12th में थे 10th में नहीं पढ़ता था। फिर अपन ने इसको बोला था बायोलॉजी ले ले, है ना? तो अपनी तो एमएससी कंप्लीट हो गई और आपने भी धरी है। तो चलिए पहले टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब ज़्यादा टेंशन मत लेना, सारा मैं याद करा दूंगा, याद कराने की टेंशन मेरी है। आपको एक एक लाइन याद करा दूंगा एनसीईआरटी की भी, मॉड्यूल की भी। जैसे लास्ट में तुम लोग कई बार क्या करते हो, मॉड्यूल को स्किप कर जाते हो जब नीट का एग्जाम आता है। और नीट का एग्जाम देखो, अभी तक जो डेट आ रही है आईआईटी और बोर्ड की, तो अपना ये लग रहा है कि जून लास्ट में हो जाएगा, जिस हिसाब से अब प्रोबेबिलिटी बैठ रही है। यदि उसमें हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। और आई थिंक हो ही जाएगा, क्योंकि अब कोरोना वोरोना कोई लग नहीं रहा है ऐसा। हाँ, वो चीन में कोई नया वेरिएंट आया है,
चाइनीज लोग पता ही नहीं क्या ही चाहते हैं लोग, है ना। हाँ, तो उसको छोड़ो, अभी नोट्स अपन पूरे बनाएंगे। अब इसमें एक समस्या आती है कि देखो, अभी अपने पास जो हमको टाइम मिला ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से, एचओडीज की तरफ से जो टाइम मिलता है कि इतने लेक्चर पूरा कराना है, तो वो मैं सबको बता दूं कि इस बार सबको ही कम मिला होगा टाइम। सारे टीचर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे होंगे, हल्का सा नहीं पढ़ा रहे। जो नो सर बोल रहे हैं ना, ये पहली बार ही ढंग से पढ़ रहे होंगे। कितने लेक्चर में? मैं तो फिर साल भर ले लूंगा पूरी जूलॉजी में तो मैं फिर डिटेल से पढ़ा नहीं पा गया तो फिर तो तुम तो बात करे, पता लोगों को लगा भाई मौज हो गई यार ये तो। क्या? मैं भी वाई फेज को पढ़ा के आया, वाई फेज को मैंने पढ़ाया, वाई को पूरी जूलॉजी ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाई है। तो इसमें अपन लोग देखो, अच्छा सुनो सुनो, अरे सुनो तो सही, मेरे को एक टॉपिक तो पढ़ाना है नहीं, मेरे को लंबा पढ़ाना है। अब दो चीजें होती है कि मैं आपके साथ शुरू से कैमोफ्लेज करना शुरू कर दूं। कैमोफ्लेज समझते हो ना? तो तुमको पता नहीं लगेगा चल क्या रहा है। शुरू में पता लगा मैं आपको इतना आराम से पढ़ाऊंगा कि रिप्रोडक्शन मैंने 25 लेक्चर में पढ़ाया, फिर इवोल्यूशन 12 लेक्चर में पढ़ाया, फिर बाद में जब ह्यूमन फिजियो का नंबर आया पता लगा तुम दो लेक्चर मिस हुए, इतने में दो फिजियो के चैप्टर पूरे करा दिए। दोनों मिशन है। तो या तो आप शुरू से ऐसा करो कि बच्चों का फैन बना लो कि भाई यार मास्टर मजा आ गया कि अल्टीमेट डिटेल से पढ़ाता है, बहुत आराम से पढ़ाता है। तो फिर बाद में होगा कि वो जब वो टॉपिक आएंगे छोटे छोटे, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, पता लगा सर मैं तो टॉयलेट करने गया था, आपने एक्सक्रीशन पूरा करा दिया। मतलब मैं यूरिनेशन करके और आपने यूरिन फॉर्मेशन समझा दिया। पता लगा डायग्राम बना हुआ था यहाँ पे, पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ मैं। बोले ये वोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी तू करके आओ, उतने में धो भी गया। या तुमने चिप्स खाए, इतने में डाइजेशन पूरा करा दिया मैंने कि ये खाया, स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, सिकम, कोलन, रेक्टम, चैप्टर खत्म, चलिए बाकी का डिजीज विजीज आप लोग पढ़ लेना। तो मैं नहीं चाहता कि अभी तो मैं आपको अथार डिटेल से पढ़ा दूं, लास्ट में जब डेट आ जाए तो तुम लोग क्लासों में वो हो जाता हो ना, एंजाइटी शो करते हो कि सर सिलेबस कब कराओगे, फिर तुम हर दिन क्लास में मास्टर जैसे ही घुसेगा, सर सिलेबस कब कराओगे, सर सिलेबस कब खत्म करोगे, जो भी मिलेगा टीचर, सर सिलेबस कब खत्म होगा। तो उस वाले मोड में आ जाओ। तो इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो ये बात पता है। तो दो चीजें हैं, या तो अपन शुरुआती चैप्टर बहुत डिटेल से पढ़े, बहुत आराम से, अननेसेसरी इतना डिटेल से पढ़ ले कि मतलब तुम्हें मौज हो जाए, या फिर लास्ट में जो होगा फिर वो अपन बिल्कुल वो राफेल की स्पीड से पढ़ेंगे। देख लो, दो ही ऑप्शन है, बताओ क्या करना है। एक एवरेज स्पीड से पढ़े ना, कि उसमें यह भी हो कि समझ में 100% आए, क्योंकि पैसा पूरा दिया अपन ने। ऐसा तो है नहीं कि साल कम पैसा दिया है कि आधा पढ़ के निकल लेंगे हम लोग, या आधे पैसे में काम चला लेंगे, तो पूरा ही पढ़ेंगे। तो इसमें ये होगा कि देखो, कंटेंट अपन कम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन दो ऐसे टॉपिक हैं बच्चे हुए आपकी जूलॉजी के, जिसमें से रिप्रो में आप देखो पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड देखो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं 5 या 6, उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंक्लूड करते हुए, कभी 7 भी आ जाते हैं, उसमें से एक आधे क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है। आप देख लेना, एक आधे क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आता ही आता है। और वो मोस्टली मॉड्यूल में से आता है, मॉड्यूल से मोस्टली आउट ऑफ बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा। आप देखो कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, कई बार जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ गया, एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, नहीं आता, ठीक है। तो कई बार आ जाते इस तरह के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखे। तो हल्का फुल्का अपन लोग आसपास का भी पढ़ेंगे, ताकि एटलीस्ट आपसे 2008 के बाद के सारे पेपर सोल्व हो जाए, और जो आने वाला अपना 22 वाला वो तो होना ही होना है, और पूरा मॉड्यूल एनसीईआरटी सोल्व हो जाए। बस एक बार क्या होता है कि बच्चों को सारा मॉड्यूल एनसीईआरटी वो जो बुक सोल्व कर लेता है वो यूं सोल्व हो जाती है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर अननेसेसरी में डिटेल में आपको जबरदस्ती पहलता रहूं, अब मैं तो यूनिवर्सिटी का सेकंड रैंक करूँ तो मेरी तो फिर नॉलेज बहुत सारी, तो मैं आपको पता लगा तुम बोले भाई बहुत मास्टर देख कितना शानदार पढ़ा रहा है, पर पता है क्या, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। सुन के अच्छा लग रहा है कि हाँ यार नॉलेजेबल है, पर भाई अपने कोई काम का नहीं है, चल तू बीड़ी निकाल। समझ गए? तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए अपन शुरू से ही नॉमिनल ही पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी को माइंड में रखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता तुम्हारा फेज अच्छा है, काफी अच्छा फेज है। मैंने जो टीचर थे ऑलरेडी उनसे पूछ ही लिया, सुबह साहब से साथ ही बैठे हुए, तो मैंने कहा एक्स कैसे हैं? बोले अच्छे बच्चे हैं आप। अब इंसाफ सर अच्छा बोल रहे हैं तो फिर अच्छा ही होगा। जैसे इंसाफ सर मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, तो हम क्या कोटा के लोकलाइट है ना, तो बचपन के दोस्त हैं। तो हाँ, नहीं नहीं। तो और आपको टीचर भी सारे इतने बड़े बड़े पढ़ा रहे हैं, एमकेएस बाबा सर पढ़ा रहे हैं, तो इसी बात। तो चलिए चैप्टर शुरू करें। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को
देखो, मैं जैसे एक चीज बताऊं आपको, नॉर्मली जब अपन एक्स्ट्रा पढ़ते हैं या डिटेल से पढ़ने जाते हैं, या और कुछ नहीं तो एनसीईआरटी मॉड्यूल की लाइन टू लाइन जब कवर करने जाते हैं कि चलो यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करें, तो उसमें क्या होता है कई बार अपने को टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो अपन चाहते हैं कि टाइम भी लगे और सिलेबस भी ऑन टाइम हो जाए, मतलब कंटेंट भी ना छूटे। तो मैंने एक नया तरीका इसी साल अपनाया। जब वाई वालों को पढ़ा रहा था तो शुरू में मैं पढ़ा रहा था तो उनको लगा कि मैंने फिजियो पढ़ाई पहले उनको, तो पहले फिर धीरे धीरे जब रिप्रो आया तो देखा क्या टाइम कम बच रहा है, तो मैंने एक नया तरीका अपनाया। सारे नोट्स खुद के हैंड रिटन नोट्स उनको दे दिए, सबने आपस में कॉपी करा ली। अब उनके पास नोट्स तो पूरे आ गए। क्योंकि मेनली क्या होता है, जैसे मैं कोई डायग्राम बनाऊंगा, बायो में डायग्राम अपने सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने डायग्राम बनाया, 10 मिनट मुझे बनाने में लगे, 15-20 मिनट एक्सप्लेन करने में लगे। अब इसको तुम जब कॉपी करते हो तो तुम 40 मिनट लगा देते हो। मैं सच बताऊं, लगा देते हो तुम लोग। मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ तुमको डायग्राम बना के घर जाके बात करें, लंच करके भी आ जाओ ना, मैं पूछो बना लिया, 2-4 बच्चों सर वेट। मैं सही बताऊं तुम लोगों, तो क्लास में जब डायग्राम बनाते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं तो तकरीबन 35-40% जो टाइम होता है वो केवल उसको ड्रॉ करने में जाता है। अब अपन वो वाला टाइम बचा लेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्लास में ज्यादा सोल्व करेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी जो एक्सपीरियंस हो जाएगा क्लास में ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग वो बेनिफिटरी होगा आप लोगों के लिए। तो उन बच्चों ने वाई वालों ने बोला, बोले हाँ सर ठीक है। तो मैंने उनको पहले रिप्रो के दिए, तो फिर बाद में जब एवोल्यूशन पढ़ाया तो उसमें भी ये हो गया, और डिजीज जब पढ़ाई तो उसमें भी मैंने अपने हाथ से बना के दे दिए। तो उन तीनों को उनको नोट्स मिल गए बने बनाए, और शानदार मैंने खुद ने अपने हाथ से बनाए और इसी साल के लिए बनाए। तो अपने हिसाब से जो करंट पार्ट था वो भी ऐड कर दिया, जिसमें से क्वेश्चन नहीं आते उड़ा भी दिया। तो अभी मैंने उनको डिजीज के भी दे दिए कंप्लीट नोट्स, रिप्रो के कंप्लीट नोट्स दे दिए। तो आपको तो रिप्रो पढ़ाना है तो रिप्रो के नोट्स मैं आपको पूरे दे दूंगा, और कल ला दूंगा, आज मैं लाना भूल गया, है ना। बिल्कुल शानदार हैंड राइटिंग में, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, मेरी नहीं है किसी बच्चे की है, कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। मैंने तो देखी ना, तुम लोगों ने ऑनलाइन में देखी है ना, बस फिर। तो हैंड राइटिंग खराब है, देखो सिर्फ हैंड राइटिंग खराब है। नॉलेज में तुमको जो चाहिए पूछो, तुम एमबीबीएस की किताबें लाके पूछो, पीछे से डाउट पूछ लो, ऑनलाइन में तुम्हारी जो मर्जी है पूछो, मुझे उलझा के बता दो, मैं तो इतनी तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। रिप्रोडक्शन में तुम्हारे को जो आता है, जितना आता है, तुम्हारे भाई बहन मम्मी पापा डॉक्टर है उनसे पूछ पूछ के पूछ लो, और क्या चाहिए भाई। इससे ज्यादा तो क्या टीचर बोल सकता है। कि तुम्हारी जो मर्जी है, गूगल से बात करके क्वेश्चन उठा लाओ, गूगल से उठा लाओ, इंस्टाग्राम पे मिलते हो तो वहां से उठा लाओ, है ना, टेलीग्राम से उठा लाओ। आधे बच्चे तो टेलीग्राम से पढ़े लास्ट ईयर तो। चलो अब इधर देखो, करें शुरू। अच्छा, तुम्हें से कुछ बच्चे हैं जिनके पास लास्ट ईयर ऑलरेडी नोट्स है? कितने बच्चे जिनके पास नोट्स हैं रिप्रो के? हाथ तो खड़े करो, पता तो लगे। देखो बहुत कम के पास है, 5-7 बच्चों के पास ही है, तो बाकियों को तो नोट चाहिए भी सी। ठीक है ना। तो आज आज तो लिख लेना, कल से फिर आपको सीधा मिल जाएगा मटेरियल। तो उसमें अपना टाइम बचेगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं फिर भी पूरा ही लिखूंगा। एक बार आप उसको टेली कर लेना और घर जाके दोबारा अपने हाथ से फिर से लिख लेना, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। और हार्डली आपको डेली का 1 या 1.25 1.5 पेज, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अपने को कंटेंट डिलीवरी देनी है। नोट्स अननेसेसरी नहीं लिख रखे, नोट्स बिल्कुल शॉर्ट अपने, शॉर्ट एंड स्वीट फ्लो चार्ट की फॉर्म में, और पूरी एनसीईआरटी पूरा मॉड्यूल आएगा। ठीक है ना। और गारंटी दे रहा हूँ एक वर्ड भी बाहर से नहीं आएगा, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ। और क्या चाहिए। ठीक है, बस 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 मित्र, बस, है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन। इधर यहां से यहां तक अच्छा ये बता रखा है, चलो ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जिस ब्रांच के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? अच्छा, आप में से ज्यादातर बच्चे प्योर अचीवर के हो ना? ऐसा तो नहीं कि लास्ट ईयर या पहली बार एलन में आए हो? कितने बच्चे हाथ खड़े करो देखे, ताकि फिर एक आइडिया तो रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर तो अपने को ग्राउंड लेवल से नहीं, पाताल लोक से शुरू करना पड़ेगा, हाथीराम चौधरी से। इधर देखो बात करें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी देखो वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं। एक होता है भाइयों प्रीनेटल, कौन सा होता है? प्रीनेटल डेवलपमेंट। और प्रीनेटल डेवलपमेंट जो होता है ये होता है बिफोर बर्थ। क्या होता है? बिफोर बर्थ। कि बिफोर बर्थ आपका डेवलपमेंट जो हुआ है उसको प्रीनेटल बोलेंगे। और एक होता है पोस्टनेटल। क्या होता है? पोस्टनेटल डेवलपमेंट। और पोस्टनेटल डेवलपमेंट होता है आफ्टर बर्थ। कब होता है? अब एक बात बताऊं, देखो आफ्टर बर्थ का जो डेवलपमेंट है ये हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियो में। किसमें पढ़ते हैं? और ह्यूमन फिजियो हम लोग पढ़ते हैं 12th में, सॉरी 11th में। तो देखा जाए तो एनसीईआरटी ने पोस्टनेटल तो 11th में दे रखा है और प्रीनेटल 12th में दे रखा है। अरे बोलो,
तो जो हम लोग, एक बात बताओ ना, जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे डाइजेशन हुआ, चाहे नर्वस एंडोक्राइन हुआ, एडल्ट का ही हार्ट, एडल्ट का ही बात करें नर्वस, एडल्ट की एंडोक्राइन पढ़ते हैं ना, बच्चे की तो कभी नहीं पढ़ते। अरे बोलो। तो आपने जो ह्यूमन फिजियो पढ़ी है वो खुद की पढ़ी है, और हम एडल्ट हैं। अरे बोलो। तो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ हम लोग पढ़ चुके हैं, एंटायर पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिजीज भी पढ़ लिया, तो आपके इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होता है वो भी पढ़ लिया बीओटी में। अरे बोलो। ठीक है। अब आता है प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो देखो क्या होता है प्रीनेटल डेवलपमेंट में, कि डायवर्सिटी की बात करें तो प्रीनेटल डेवलपमेंट अगेन 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। बात करें अगेन, बात करें 3 टाइप का होता है। अच्छा, यहाँ से लेके वहां तक है ना पूरा बोर्ड? हालांकि मैं बाहर चला जाऊँ एक तो बोर्ड से। हाँ ठीक है। हाँ, प्रीनेटल डेवलपमेंट 3 तरह का होता है। डायवर्सिटी की बात करें, सबसे पहला होता है सेक्सुअल। कौन सा होता है? एक होता है एसेक्सुअल। कौन सा होता है? और एक होता है पार्थेनोजेनेसिस। कौन सा होता है? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब देखो, मैं आपको जितना डिटेल से हो सकता है और जितना समराइज डिटेल से हो सकता है उतना ही पढ़ेंगे, कि विद इन ए टाइम सिलेबस हो जाए। लास्ट में ऐसा नहीं कि भाग दौड़ कर रहा हूं मैं, और टेंशन मत, तो टाइम से पहले सिलेबस फिनिश कर दूंगा। मैं कभी लेट नहीं, मैं 11 साल हो गए, एक एक लेक्चर में एक्स्ट्रा नहीं लिया दिन तक, रिकॉर्ड है मेरा। ठीक है। बिफोर टाइम सिलेबस खत्म कर देता हूँ, और बच्चों को डाउट नहीं आएगा। वो तुम खुद 2-4 दिन पढ़ोगे पता लग जाएगा। तुम इसको बच्चे एनिमल टिश्यू भी तो पढ़े होंगे यार। तो छोटा सा टॉपिक था, चिन्ह 2 लेक्चर का टॉपिक, ऑनलाइन में उसको 5 लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। है ना। चलिए, देखो, आप लोग बोलना, क्योंकि मैं अकेला बोलूंगा ना, एलटी में क्या होता है कि टीचर रेगुलर बोलता है, क्योंकि कैमरा भी रहता है, चुप हो भी नहीं सकता। कई बार बच्चों को लगता है कि आवाज गई। हाँ, एलटी वाले बच्चे बोलते हैं। तो सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मैंडेटरी कंडीशंस होती है? देयर शुड बी 2 टाइप्स ऑफ गैमेट और देयर शुड बी 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल एक चलेगा? एक चलेगा? चलेगा ना भाई? टीनिया सोलियम होता है ना, अर्थोम भी तो होता है, अकेला इंडिविजुअल मेल फीमेल दोनों होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं। अरे बोलो। तो 2 इंडिविजुअल ये मैंडेटरी नहीं है। देयर शुड बी 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, 2 तरह के गैमेट होने चाहिए। अ मेल गैमेट, अ फीमेल गैमेट। बोलो। एक मेल गैमेट होना चाहिए, एक फीमेल गैमेट होना चाहिए। तो मेल गैमेट बात करें, ठीक है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, तो सबसे पहले होगा भाइयों फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या होगा सबसे पहले? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है? और सेकंड नंबर पर होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या होगा? हाँ जी, फ्यूजन ऑफ गैमेट। और फ्यूजन ऑफ गैमेट को ही हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। और जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे? अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली F1 जनरेशन को हम लोग बोलते हैं oozoid। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? oozoid। अब पता है आप लोगों को, जायगोट बनने से लेके oozoid बनने तक का जो प्रोसीजर है, जायगोट बनने से लेके oozoid बनने तक का जो प्रोसीजर है, द प्रोसीजर इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? यानी हम लोग याद करो, वंस अपॉन ए टाइम हमारी मदर के फेलोपियन ट्यूब की एम्पुला एम्पुला स्टमक जंक्शन पे हम लोग जायगोट थे, फिर आफ्टर 9 मंथ हम लोग पैदा हुए, तो हम लोग हैं oozoid। क्या है हम लोग? क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ना। अरे बने ना। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, तो हम लोग oozoid हैं। अब जब हम लोग जाइगोट थे और जब F1 जनरेशन पैदा हुई, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली प्रोजेनी को या नेक्स्ट जनरेशन को या F1 जनरेशन को हम लोग बोलेंगे oozoid। तो जाइगोट बनने से लेके oozoid तक का जो प्रोसीजर है, द प्रोसीजर इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? एंड द स्टडी ऑफ दिस प्रोसीजर विल बी कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलेंगे? तो बस इसी पार्ट को हम लोग एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। आगे समझ में? बस इतना सा। चलिए, अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई ऐसी डेफिनेशन बताओ जिसमें एक्सेप्शन हो ही ना। नो एक्सेप्शन। बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किसे बोलोगे? हम्म कोई ऐसी डेफिनेशन जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, बता। स्मार्ट सा है, ऊपर से चश्मा भी लगा हुआ है, इंटेलिजेंट लोगों की पहचान। बस क्लोन बनता है, मतलब गेमिट बनेगा। गेमिट बनेगा। ये पार्थोजेनेसिस में क्या होगा? अरे तो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एक ही तो बात है। हाँ,
अरे वो तो बात की बात है, जेनेटिकल पार्ट हो गया। सीधी सीधी डेफिनेशन क्या होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप किसे कंसिडर करोगे? सर यहां पर कोई गेमिट नहीं बनेगा। अच्छा गलती से बन भी गया, अच्छा फिर तुम लोग जो डेफिनेशन बता रहे हो ना सारे लोग, उसमें सेक्सुअल और पार्टनर, फिर तुम लोग खुद डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो तुम डेफिनेशन बता रहे हो एक ही के अकॉर्डिंग बता रहे हो, मतलब खुद डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ जो 99.9999999% सही है, कि विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और उस ऑर्गेनिज्म के सोमेटिक पार्ट से नई प्रोजेनी बन जाएगा, नई ऑफस्प्रिंग बन जाएगी। अरे बोलो, उस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन याद करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाइड्रा हूं, अब मेरे इस वाले पार्ट से बात करें नया बनेगा, तो ये वाला पार्ट बात करें सोमेटिक पार्ट था और यहां से नया हाइड्रा बन गया, तो गेमिट तो बना ही नहीं। या मैं स्पॉन्ज बात करें गेम्यूल बने, यहां से गेम्यूल बने, तो बात करें बन गए तो बन गए, दैट्स ऑल। और बोलो, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर गेमिट नहीं बनते, लेकिन याद करो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, और वो है जैसे खुद हाइड्रा। और बोलो, याद करो हाइड्रा में जब डाइवर्सिटी बनी शुरुआत में, तो हाइड्रा में फर्स्ट टाइम गेमिट बने थे, और हाइड्रा में गेमिट बन तो गए, लेकिन फिर भी एसेक्सुअल में तो उनका कोई रोल नहीं होता। अरे बोलो, तो यदि हाइड्रा जैसे एक दो एक्सेप्शन को हटा दे, तो बाकी टाइम आपकी जो डेफिनेशन जाएगी वो क्या जाएगी? डेफिनेशन डेफिनेशन ये होगी, देखो, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मैंने लिखा है न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग ऑलवेज, वर्ड लगाया कौन सा, क्या लगाया? ऑलवेज फॉर्म्ड बाय सोमेटिक सेल्स, सेल या सेल्स। तो हमेशा देखना विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, और न्यू ऑफस्प्रिंग किससे बनेगा? हमेशा किससे बनेगा? किससे बनेगा? हमेशा और हमेशा सोमेटिक सेल से बात करें, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा बात करें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एक बात बताओ, हाइड्रा की मैं बात करूं तो हाइड्रा में तो गैमेट बनता है, लेकिन करता तो फिर भी बडिंग ही है। तो हाइड्रा की वजह से, हाइड्रा जैसे एक्सेप्शंस की वजह से ये वाली डेफिनेशन 99.99999% सही है। लेकिन मैं हाइड्रा की बात करूं तो वहां तो गैमेट बनता है। तो मैं देखो एक वर्ड लगा देता हूं यहां पर, मैंने एक वर्ड लगा दिया विद, और बीच में लगा दिया विदाउट, विद और विदाउट, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमेट न्यू ऑफस्प्रिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमेट न्यू ऑफस्प्रिंग ऑलवेज फॉर्म्ड बाय सोमैटिक्स है। अब ये आपकी डेफिनेशन यूनिवर्सल होगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर गेमेट बने या ना बने, वो तो हमेशा सोमेटिक सेल से ही बनेगा। क्या बनेगा? जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमेशा और हमेशा सोमेटिक सेल से या सेल्स से बनेगी, और जिस सोमेटिक सेल या सेल से बनती है हम उसी को बोलते हैं ब्लास्टेमा। क्या बोलेंगे? ये बहुत पहले आईपीएमटी क्वेश्चन आया था कि ब्लास्टेमा क्या होता है। सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म का वो सोमेटिक पार्ट, वो चाहे सिंगल सेल हो या बात करें बहुत सारी सेल्स हो, जिस सोमेटिक बात करें पार्ट से न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसको ब्लास्टेमा बोलेगा। जैसे मैं एक हाइड्रा हूं, मेरे इस वाले पार्ट से नया हाइड्रा बनता है, ये ब्लास्टेमा कहलाएगा। यदि इस वाले पार्ट से बनता है ये ब्लास्टेमा कहलाएगा, यदि इस वाले से बनता है तो ये ब्लास्टेमा कहलाएगा। अरे बोलो, तो जिस भी पार्ट से, जिस भी सोमेटिक पार्ट से न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, आप उसी को बोलोगे ब्लास्टेमा। क्या बोलोगे? ये ब्लास्टेमा बोलोगे। और याद रखना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले बच्चों को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोजोइड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हम इनको ब्लास्टोजोइड बोलेंगे। चलो कुछ एग्जांपल देता हूं। ब्लास्टेमा हम हर उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हुआ बाइनरी फिजन, क्या हुआ? जैसे कोई एग्जांपल दो बाइनरी फिजन का। अमीबा। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल बडिंग हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? बडिंग हुआ। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, बात करें हाइड्रा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें गेम्यूल्स बने, क्या बने? गेम्यूल्स बने। एग्जांपल दो। स्पॉन्ज, वेरी गुड। ये स्पॉन्ज एग्जांपल देखो, चाहे बाइनरी फिजन हो, चाहे बडिंग हो, चाहे गेम्यूल्स बने, वो जिस सोमेटिक पार्ट से बन रहा है आप उसी को बोलेंगे ब्लास्टेमा। फिर वो सेक्सुअल का कोई सा भी टाइप फॉलो करे, बोलो। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ पार्थेनोजेनेसिस, किस पे आ जाओ? बोलो। चलिए ठीक है, दो तो क्लियर हो गया। पार्थेनोजेनेसिस की क्या डेफिनेशन होगी? गैमेट बनेगा, और फिर आगे विदाउट फर्टिलाइजेशन ही वो प्रोजेनी बना देगा। हाँ, यही होता है। सच्ची? आई शपथ? सही बात है।
गैमेट बनेंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन, वो वाला पार्ट स्किप कर दिया। ये बड़ा ही अनोखा होता है। देखो तो सबसे पहले यहां पर होगा भाइयों, सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बट न्यू ऑफस्प्रिंग, बट न्यू ऑफस्प्रिंग, मैंने फिर से वर्ड लिख दिया ऑलवेज। क्या लिख दिया? ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एग। कौन सा एग? अनफर्टिलाइज्ड एग। और याद रखना एसेक्सुअल, सॉरी, पार्थेनोजेनेसिस में बनने वाली प्रोजेनी को बोलेंगे पार्थेनोट। क्या बोलेंगे? हम इनको पार्थेनोट बोलेंगे। चलिए मैंने ये भी बोल दिया, एग्जाम्पल दो इसका। अरे आप लोगों ने अभी एनिमल्स के हस्बैंड तो पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? हाँ तो पढ़ा होगा ना, ड्रोन पढ़ा होगा, एनिमल्स के हस्बैंड। हाँ, और डाइवर्सिटी पढ़ी होगी आपने कभी तो, 12 पास तो हो ना। अब ये मत बोलना कि हमने 12 पास नहीं करेगी, करिए ना। अच्छा, तुम में से कई बच्चे होते हैं जो कोरोना देवी के कारण पास हुए हो, इसलिए विदाउट पेपर दिए हुए है ना, तो तुम्हारी 12th भी कमजोर है। और अब की बार दोबारा कोरोना आ गया ना, देखो अब तो नहीं आना चाहिए, परेशानी हो गया अब तो ज्यादा ही। बाकी चाइना वाला का कोई भरोसा है नहीं, ये पता नहीं कौन सा नया वायरस मिक्स करके ले, इस बार बोलने की डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन का मिक्स हो गया, डेल्टोन हो गया वो। पता नहीं क्या ही चाहते, डेरिवेटिव्स बनाते जा रहे हैं लोग। हाँ, हाइब्रिड बनाया इस बार उन्होंने। चलो बताओ। हाँ, डाइवर्सिटी में कोई एग्जांपल दो। अरे वो तो प्लांट डाइवर्सिटी के, एनिमल के दो। हाँ मुझे बताओ, तुम प्लांट डाइवर्सिटी में अभी तुमने जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े तो पॉलीप्लॉइडी पढ़ी है, सीडलेस ग्रेप्स, बनाना, साइनोडोन है, जिसमें बात करें हेक्साप्लॉइडी, पेंटा, बात करें ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। और इनमें से जो जो ऑड नंबर वाले होते हैं वो तो फर्टाइल होते हैं सेक्सुअली, और जो सॉरी पार्थेनोकार्य करते हैं, और इवन नंबर वाले सेक्सुअली फर्टाइल होते हैं ना। ठीक है, मुझे पता है, अभी आपने ये पढ़ा है ना। ठीक है। हाँ तो इधर भी थोड़ा ध्यान दो, एग्जाम्पल दो। अरे पढ़ा होगा ना, डाइवर्सिटी में नहीं पढ़ा? लेस रेटिकोला सेक्सिकोला अमेरिकन एक लिजर्ड होती है। पता है इसमें क्या होता है? ये एक छिपकली का नाम है, ठीक है। ये छिपकली क्या करती है, इस छिपकली में ओनली फीमेल्स होती है, मेल है ही नहीं। करोड़ों साल पहले इनकी डाइवर्सिटी में से मेल एक्सटिंक्ट हो गया। अच्छा, कई बार बच्चों को डाउट होता है, बस बोले सर ये हुआ कैसे? भाई इसमें फीमेल होती है, फीमेल ने क्या अंडा दिया, और अंडे में से बात करें फिर से फीमेल निकल गई, क्योंकि मेल के क्रोमोसोम खत्म ही हो चुके हैं, वेरिएशन कभी का खत्म हो चुका है, तो मेल की कोई जेनेटिक्स ही नहीं बची इनके पास। इनके पास स्पर्म का या मेल के बात करें गेमेट का कोई रोल ही नहीं बचा, सिर्फ फीमेल है, वो अंडा देती है, उससे फिर से फीमेल हो जाती है, फिर वो फीमेल बड़ी होती है, फिर से अंडे बात करें उसमें बनते हैं, और फिर से अंडे देती है, और बात करें जो है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस हो जाती है। अरे बोलो, तो पार्थेनोजेनेसिस के अंदर इनके अंदर ओनली फीमेल ही फीमेल होती है, इनके अंदर मेल कभी का एक्सटिंक्ट हो चुका है। अच्छा ठीक है, ये तो एक बेसिक था, मैंने पढ़ा दिया। अब चूंकि हम लोग अचीवर के हैं यार, एंथ्यूज के नहीं है, तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। अब मैं आपको लगेगा कि चैप्टर रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं, पर पूरी ह्यूमन फिजियो है, पूरी जूलॉजी, इवन इकोलॉजी भी और जेनेटिक्स भी, जो जो मुझे आता है या इससे रिलेटेड है वो सारा ही मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ यार चीजें आसान होती है, और हर चीज में एवोल्यूशन जरूर आएगा, क्योंकि हम लोग बने तो एवोल्यूशन से ही है। एक भी ऐसी चीज नहीं है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है बायोलॉजी में जो विदाउट इवोल्यूशन पढ़ाया जा सके। मुझे बताओ कौन सा टॉपिक है, ह्यूमन फिजियो का, या डिजीज, या रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, या जेनेटिक्स, या इकोलॉजी, बने तो आप इवोल्यूशन से ही हो। आप फूड चेन पर राज कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सर हमें तो इंसाफ सर ने बताया था कि हाइपोथैलेमस होता है, इकोलॉजी में तो वही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। टेंशन मत लो, हाइपोथैलेमस तो कुत्ते के पास भी है, या शेर के पास भी है। अरे बोलो, अरे बोलो, वो तो राज नहीं कर रहा, बात करें, या एक गाय तो राज नहीं कर रही, हम राज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पोलर बॉडी भी बनती है, हम लोग मेस्ट्रो साइकिल भी चलाते हैं, हमारे पास मैटरनल पैटर्नल केयर सबसे अच्छी होती है, हमारे पास ये घर होते हैं। अरे बोलो, तो बहुत सारे लॉजिक होते हैं, टेंशन मत, तो मैं सारे लॉजिक दे दूंगा तुम लोगों को। फूड चेन पे अब राज क्यों कर रहे हो, मैं रिप्रोडक्शन में पढ़ा दूंगा और तुमको पता भी लगेगा। अच्छा, रिप्रोडक्शन में आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या है, मैं बताऊं, देखो इतने सालों को मुझे पढ़ाते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा दो, मेल रिप्रोडक्शन पूरा समझ में आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ लगभग समझ में आ जाती है, मेस्टोसाइकिल हार्मोन सर ये पढ़ नहीं पड़ता है, एल एच एफ एस एच जीन आर एच इनिबिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये समझ में नहीं आता कि को, तो ये कि एनसीईआरटी ने वो क्या दे रखा है, यूं 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 करके, क्या वो बात करिए जो है पर्वतमालाएं बना रखी है। अच्छा घर की बात बताऊं मैं तो, यदि तुम क्लास मिस नहीं करोगे, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कोटा में, ये तो आई जाओ क्लास में, ज्यादा बढ़िया।
एक एक हार्मोन याद करा दूंगा। और मैं जिस दिन हेडिंग डालूंगा ना कि मेस्ट्रोसाइकिल, उससे पहले तुम्हें मेस्ट्रोसाइकिल पूरा याद करा दूंगा। यानी जिस दिन हेडिंग डालूंगा उससे पहले तुम्हें मेस्ट्रोसाइकिल का एक एक हार्मोन एक एक दिन का याद करा दूंगा। 28 दिन का होता है साइकिल, पूरा याद करा दूंगा। वो मेरी टेंशन है, बस सुनते जा रहा। बीच बीच में बात करें जो है, मतलब समझ रहे हो ना, क्लास से मिस मत करना, क्योंकि अभी वैसे अब तो मार्च आ चुका है, अब तुम लोग क्लास मिस करके क्या ही करोगे। नॉर्मली बच्चा फरवरी के सेकंड वीक में करता है क्लास मिस। तो मार्च आ गया, अब तो होली है, होली के बाद अब तो कोई त्योहार है भी नहीं, अब तो सीधा नीट आएगा, बड़ा फेस्टिवल है। तुम्हारी 8-10 साल की तपस्या काम आएगी वो, याद करो। जब पहली बार संकल्प बिल्डिंग बनी थी 2008 में, तब तुम लोग फर्स्ट टाइम एंथ्यूज में आए थे। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो अब चूंकि चूंकि इकोलॉजी पढ़ ली ना, और साथ में जेनेटिक चली रही है, तो अब पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। और इवोल्यूशन इसके बाद जस्ट मैं इवोल्यूशन ही पढ़ाऊंगा। मैंने इवोल्यूशन पहले जानबूझ के इसलिए नहीं पढ़ाया कि बोरिंग टॉपिक है, पता लगा छोटे छोटे आना ही बंद कर दिया। तो पहले वो पढ़ाओ जिसमें मतलब, हाँ, चैप्टर विद जीरो हेटर्स, है ना। मीम यही बनते हैं अपने ना। तो कई बार जब हम लोग मीम देखते हो लगता है कि यार अपन भी तो ये पढ़ाते हैं यार। आईआईटी वाले लोग लगता होगा तुमसे पूछते होंगे यार तुम लोग क्या पढ़ते हो, ये लोग। उनको बोला करो हम लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, है ना। तो क्लास में ऐसा डिसिप्लिन रखना कि लगे साइड वाले को कि भैया डॉक्टर पढ़ रहे हैं। नहीं तो इस वाले साइड वाले बेच का मेंटर भी मैं ही हूँ जो साइड पे एल्टी लगती है बात करें वाई वालों का। ठीक है, अब इधर देखो, एक बात बताओ, ह्यूमन में पार्थेनोजेनेसिस पॉसिबल हो सकती है क्या? ठीक है, अब जो लिखा हुआ लिखे रहने दो। अब आ जब तुम नॉलेज पर, अब लो तुम नॉलेज, वही विद इन एनसीईआरटी चलेंगे। हाँ, आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे। चाहे जूलॉजी में जाए चाहे बॉटनी में जाए, वो मैटर नहीं करता, आपको समझा दूंगा, मेरी टेंशन है। तो लिखे हुए नोट्स तुमको कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्या ह्यूमन में पार्थेनोजेनेसिस पॉसिबल है क्या? चलो हम एसेक्सुअल तो नहीं करेंगे, ये तो छोड़ ही दो, मतलब बहुत ही घटिया है। हम लोग पार्थेनोजेनेसिस तो कर सकते हैं ना, क्योंकि गैमेट तुम्हारे अंदर बनते हैं। और अनफर्टिलाइज अंडा फीमेल बात करें जो है इम्प्लांट कर भी सकती है अपने यूट्रस में। चलिए एक बात बताओ तो फटफट फट आंसर देना रैपिड फायर की तरह। प्रेगनेंसी की पावर किसके पास, मेल या फीमेल? अंडा कौन बनाती है? मेट्रोसाइकिल किसके पास? प्रेगनेंसी के सारे हार्मोन किसके पास? पार्चुरेशन की पावर किसके पास? पेरेंटिंग की पावर किसके पास? मतलब जो लेक्टेटिंग है वो, मतलब लेक्टेशन है वो फीमेल के पास। भाई एक मेल, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन मेल केवल और केवल 50% क्रोमोसोम देता है और कुछ नहीं देता। और अंडे में सिर्फ हैप्लॉइड से डिप्लॉइड अटेंड होती है। देखो उसके पास ऑलरेडी ओवरी है, मैस्ट्रोसाइकिल है, वो खुद को प्रिपेयर करती है, हर महीने एक अंडा, कॉर्पस ल्यूटियम, और बात करें यूट्रस को मोटा स्टेबल और चिपचिपा एंडोमेट्रियम, जो भी होता है एस्ट्रोजन पोजीशन आगे पढ़ेंगे। मेल सिर्फ हैप्लॉइड गैमेट को डिप्लॉइड बना देता है, अपने 50% क्रोमोसोम जो है उसको दे देता है। बाकी तो क्या ही चेंज है मेरे अकॉर्डिंग, तो और तो कोई चेंज है तो मेल को यूट्रस में तो कोई चेंज करता है नहीं, ओवरी में कोई चेंज करता है नहीं, उसका हाइपोथैलेमस में कोई चेंज करता है नहीं। चेंज केवल हैप्लॉइडी से डिप्लॉइडी का आता, बाकी कोई चेंज नहीं आता। तो एक बात बताओ, ह्यूमन फीमेल चाहे तो किसी दिन वो इवोल्यूशन में ये सोचे कि यार मैं जबरदस्ती मेल के गेमेट लेके काहे घूमूं। वो छिपकली भी तो बात करें सिर्फ फीमेल ही फीमेल है, तो किसी दिन वो सोच ले कि हम क्या करते हैं कि इन मेल का रोल खत्म कर देते हैं। और मेल का रोल खत्म करने का एक ही तरीका है कि हैप्लॉइड बात करें, पार्थेनोजेनेसिस कर लो। अब कैसे होगा? पता लगा फीमेल ने साइकिल चलाया, गैमेट बनाया, और मेल के स्पर्म का वेट नहीं किया, और अपना अनफर्टिलाइज एग ही खुद को यूट्रस में इम्प्लांट कर लिया। हाँ, तो 9 महीने तक शानदार प्रेगनेंसी चलेगी, हैप्लॉइड फीमेल पैदा होगी, क्योंकि मेल का तो गैमेट गए ही नहीं, वाई क्रोमोसोम पॉसिबल ही नहीं अब तो, अरे बोलो। तो वो हैप्लॉइड फीमेल पैदा हो जाएगी, फिर वो भी बड़ी होगी, उसमें प्यूबर्टी आएगी, मेस्ट्रोसाइकिल चलेंगे, पता लगा जैसे उस लिजर्ड में वैसे ह्यूमन में भी हो गया। तो भाइयों अपना तो रोल ही खत्म हो जाएगा। अपना मतलब एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। तुम कहोगे सर यार ये तो समस्या हो गई, सच्ची में ऐसा हो जाए तो? अरे एक तो बेंच से मत बजाया करो तुम। अच्छा तारीफ करते हो ये, मत किया करो। हाँ ठीक है, नहीं नहीं ऐसा हो सकता है ना। हाँ बताओ बताओ, हाँ बताओ, हाँ बता, चल मैं विद इन इसमें रहता हूँ कैमरा, ताकि ऑनलाइन वालों को दिखता रहूं। हाँ चलो बताओ कैसे। अच्छा, और क्या क्या होगा? मैं बताऊं? चलो इसने सही बोला, पर मैं सारे रीजन दे देता हूँ, सुनो भाई और रटो मत, इधर देखो। हम लोग ह्यूमंस हैं, और हम लोग ओनली 20 लाख साल पहले इस धरती पर पैदा हुए, अफ्रीका में होमो हेबिलिस 2 मिलियन ईयर एगो, क्योंकि 3 to 4 मिलियन ईयर एगो तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहा करते थे। अब 2 मिलियन ईयर एगो ह्यूमन बनाए, और ह्यूमन 4 अरब साल
जो टाइम फर्स्ट जो लाइफ बनी थी, और 4.5 अरब साल पहले आपकी जो प्लानिट बना था, ये जो ग्लोब बना था, 4 अरब साल पहले फर्स्ट लाइफ बनी, 3 अरब साल पहले 3 बिलियन ईयर को फर्स्ट नॉन सेलुलर, 2 बिलियन ईयर को फर्स्ट सेलुलर लाइफ बनी। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, इवोल्यूशन के एनसीईआरटी में, ठीक है, पेज नंबर 127 128 पे लिखा हुआ है। पिछले 4 अरब सालों में, यानी 4 बिलियन ईयर में, हम लोगों ने बात करें, सोचो कितने अरबों म्यूटेशन झेले होंगे। हमको वायरस तो है नहीं, कल का सा म्यूटेशन वहां निमट गए। इवन आपने तो अभी पढ़ा है, तो आपको तो पता होगा कि ह्यूमन में कैंसर भी एटलीस्ट मिनिमम तब होता है जब आपको 13-14 म्यूटेशन होते हैं मिनिमम। सिर्फ अकेले प्रोटोन को जीन को उनको जीन में कन्वर्ट होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अपोप्टोसिस जीन में म्यूटेशन से कुछ नहीं होता, सिर्फ ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन होने से कुछ नहीं होता। आपको बहुत सारे इनके इंटरमीडिएट म्यूटेशंस भी चाहिए होते हैं। मिनिमम 13 से 14 म्यूटेशन ह्यूमन में कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक वायरस में म्यूटेशन एक छोटा सा हुआ तुरंत हो गया, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप पिछले 4 अरब सालों में इतने म्यूटेशन झेल चुके हो कि आपकी एक्यूरेसी, आपकी जेनेटिक्स इतनी बेहतरीन है, और आप फूड चेन पे राज कर रहे हो। अब फूड चेन पर आप राज कर रहे हो, तो आपको क्या होगा कि जेनेटिक्स में टॉप पे बने रहना है, और जेनेटिक्स में टॉप पर बने रहना है तो आपको चाहिए वेरिएशन। क्या चाहिए? और वेरिएशन देता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बोलता है भाई कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p इक्वल्स टू 1 नहीं होना चाहिए। उसमें जितना ज्यादा वेरिएशन आएगा उतना ज्यादा इवोल्यूशन होगा। और एक बात बताओ, इन तीनों में से सेक्सुअल एसेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस में से जो 5 फैक्टर हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट करते हैं, उसमें से एक फैक्टर ये भी होता है। तो हमारी नेचर तो ये चाहेगी ना कि ह्यूमन फूड चेन पे टॉप पे तब बना रहेगा जब उसके नेचर में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो हम लोग बोलते हैं ना, डार्विन भी ये बोलता था, मोर वेरिएशन मोर इवोल्यूशन। हार्डी विनबर्ग भी ये बोलता है कि मोर वेरिएशन मोर इवोल्यूशन, नो वेरिएशन नो एवोल्यूशन। अब एक बात बताओ, यदि ह्यूमन जेनेटिक्स में ह्यूमन फीमेल पार्थेनोजेनेसिस करती तो ठीक है, मेल का रोल खत्म, मेल खत्म खत्म, क्योंकि क्रोमोसोम आपकी गई नहीं, जेनेटिक्स गई नहीं, तो सिर्फ फीमेल बचेगी, और सिर्फ फीमेल बचेगी भाई हो। तो एक दिन फिर नेचर है ना वेरिएशन मांगेगी। जब नेचर चेंज होगी तो बोलेगी चलो भैया अब आपके अंदर कौन फिट है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो फीमेल बोलेगी हम तो आइडेंटिकल है। अरे बोलो। और जिस दिन नेचर को वो पसंद नहीं आएगी, फिर उनका सबका एक साथ सुपड़ा साफ करेगी, क्योंकि नेचर को वेरिएशन पसंद है। हार्डी विनबर भी यही बोलते हैं, और डार्विन भी यही बोलते हैं। पहली बार डार्विन ने बोला था। अरे बोलो। डार्विन ने यही तो बोला था बात करने की, हर इंडिविजुअल में वेरिएशन होता है, नेचर वेरिएशन पर वर्क करती है, और वेरिएशन आप में पहले से होती है। एक बात बताओ, यदि ह्यूमन फीमेल पार्थेनोजेनेसिस करती है तो पता है क्या होगा? चलो ठीक है, मेल खत्म हो जाएगा, पर भाई 2, 5, 10 लाख साल बाद जिस दिन नेचर चेंज होगी, फिर वो वेरिएशन मांगेगी, तो ह्यूमन फीमेल वेरिएशन नहीं दे पाएगी। नेचर बोलेगी ठीक है अब तुम्हारा भी सुपड़ा साफ। तो फीमेल यदि इवोल्यूशन में आगे अकेली गई तो लिख के ले लो, ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी। यानी मेल को साथ रखना ही पड़ेगा। तो एक घर की बात बताऊं, हमारी जेनेटिक्स ऑलरेडी इतनी एक्यूरेट है कि फीमेल को भी पता है कि हम यदि आगे गए तो अकेले हम भी नहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेल निमटा तो हमारी जेनेटिक वेरिएशन खत्म, और नेचर को वेरिएशन पसंद है। हार्डी विबर भी ये बोलता है, मोर वेरिएशन मोर इवोल्यूशन। और पहली बार ये डायलॉग मिस्टर डार्विन ने मारा था, सर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अरे बोलो। तो उन्होंने ये बोला था, मोर वेरिएशन मोर इवोल्यूशन, वेरिएशन है तो इवोल्यूशन है। तो एक बात बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही तो वेरिएशन आएगा। तो हम चाहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, हम मतलब पूरी ह्यूमन स्पीशीज, और हमको मेंटेन करी हमारी जेनेटिक्स। तो याद रखना, पिछले 4 अरब सालों में हमारी जेनेटिक्स में इतने सारे चेकपॉइंट बने हुए कि ना फीमेल चाहती ना मेल चाहता कि पार्थेनोजेनेसिस हो। हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जेनेटिक्स हमको चाह कर भी नहीं करने देगी। वो बोलेगी भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर भाई, फूड चेन पे तो टॉप पे बना रहेगा, नहीं तो निमट जाएगा किस दिन। फूड चेन में नीचे क्या तो एक्सटिंक्ट होगा। अरे बोलो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए फीमेल ने बात करने बहुत सारे चेक पॉइंट बना रखे। एक दो मोटे मोटे भी पढ़ा देता हूँ, बाकी मैं आपको जिस दिन फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा उस दिन पढ़ाऊंगा। जैसे कैसे फीमेल ने बल्कि ज्यादा चेक पॉइंट बना रखे, क्योंकि मेल को है ना कोई डर नहीं है खुद को प्रेग्नेंट करने का। देखो मेल के पास स्पर्म है, सीधी सी बात, सीधी सी बात। मेल 24/7 सिंस प्यूबर्टी टिल नेचुरल डे 24/7 थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म बनाता है, कि उसको डर ही नहीं है, क्योंकि स्पर्म कहां जाके इंप्लांट करेगा? न सेमाइनल वेसाइकल में, न एपिडाइमिस में, न टेस्टिस में, न कहीं और है ही नहीं सी। फीमेल को क्या डर है? उसको डर है कि भैया पार्थेनोजेनेसिस ना हो जाए, इसलिए उसकी जेनेटिक्स उसको अलाउ नहीं करती। वो क्या करती है, अपना oogenesis हटका हटका के चलाती है। सबसे पहले प्राइमरी साइट की प्रोफेस की डिप्लोटीन पर रेस करवाए, फिर बात करें मेस्ट्रोसाइकिल चला तो सेकंडरी साइट की मेटाफेज स्टेज में रेस करवा दिया, और अपने अंडे को बात करें रिलीज करवा दिया, और अपनी एम्पुला में लेकर आ गई फ्लोपियन ट्यूब की। और उसके बाद जब तक स्पर्म नहीं आएगा, हाँ, वो अंडा फर्दर डिवीजन ही नहीं करेगा। यानी फीमेल ने चेक पॉइंट बना रखा है कि देखो भाई हम नहीं कर रहे पार्थेनोजेनेसिस जब तक स्पर्म नहीं आएगा। और एक्चुअली स्पर्म नहीं, हमें जेनेटिक्स चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स वेरिएशन लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी?
क्योंकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे तो पेरेंट दो होंगे, और पेरेंट दो होंगे तो वेरिएशन तो आएगा। अरे आप लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हो अभी यार, ऊपर से हम लोग अचीवर में, और हमारा तो नाम ही एक्स से बात करें, तो सोचो ऑलरेडी मतलब हम लोग कुछ तो आता ही होगा। और तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अच्छे खासे बच्चे हो, मतलब अच्छे बच्चे हो, प्रीवियस टीचर्स ने जो बताया मुझे, सही सुना है ना? अब ये नहीं कि पता लगा सर उन्होंने आपके साथ कैमोफ्लेज किया है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए बात, नहीं तो पता लगा अब मैं फिर ये टॉपिक पढ़ा के मैं भी निकल लूंगा, बोले यार ठीक है दूसरे टीचर को भेजो, है ना? ऐसा ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ही पढ़ाऊँ, और तुम भी चाहोगे 2-5 लेक्चर पढ़ लो, तुम खुद ही बोल दोगे बोले सर आप ही पढ़ा दो, तो 2-5 लेक्चर पढ़ो तो सही है, एक टॉपिक पढ़ लो एटलीस्ट। फिर लास्ट लेक्चर में पूछ लूंगा कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना होगा तो मैं खुद ही मना कर दूंगा। ठीक है। ह्यूमन फीमेल भी नहीं चाहती कि हम लोग बात करें पार्थेनोजेनेसिस करें, क्योंकि उसको पता है कि भैया अपना फ्यूचर नहीं है रे बाबा, फ्यूचर सेफ नहीं है, निमट जाएंगे किसी दिन जिस दिन नेचर चेंज होगा। तो उसने जानबूझकर अपने अंडे को सेकंड साइड के मेटाफेज स्टेज में रेस करवा लिया। बोलो क्या नहीं किया? और याद रखना जब तक स्पर्म उसको टच नहीं करेगा उसका सेकंड मियोसिस पूरा, तो स्पर्म आएगा और उसने टच किया। अच्छा, टच करने के बाद भी एक और चांस होता है कि पता लगा ह्यूमन फीमेल ने अपने अंडे को स्पर्म से टच करवा लिया और खुद का सेकंड मियोसिस करा लिया, पता लगा बाद में उसने स्पर्म को अंदर लेने से मना कर दिया, बोले ठीक है निकल अब तो निकल, पहली फुर्सत में निकल। स्पर्म बोलेगा जब माइला तो बेइज्जती हो गई। तो स्पर्म मतलब फीमेल यहाँ पर गेम खेल सकती है, तो यदि फीमेल शाणी है, हाँ हाँ मेल डेड शाना है। आपको क्या कैसे पता लगा? ह्यूमन फीमेल ने अपने सेकंड ड्यूसाइट के जो मतलब सेकंड म्यूटेटिव डिवीजन था उसको अरेस्ट किया हुआ था, स्पर्म से टच करवाया, खुद का सेकंड म्यूटेटिव डिवीजन पूरा कर लिया, और बाद में गेम खेल लिया, पता लगा स्पर्म को अंदर लेने से मना कर दिया। स्पर्म ने कहा ओह तू शाणी है, मैं डेढ़ शाणा हूँ। कैसे? देख तेरा सेंट्रियोल देखो डिसअपियर हो गया। यानी स्पर्म इतना पावरफुल होता है, मैं आपको बता दूं पूरी एनिमल डाइवर्सिटी में ह्यूमन स्पर्म सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल बात करें स्पर्म माने जाते हैं। हाँ साइज में एक्सट्रीम माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन उनके पास जो कैपेसिटीज है बात करें वो तगड़ी होती है। बात करें केवल टच से सेकंड मियोसिस करा सकते हैं, और टच से जब सेकंड मियोसिस करा सकते हैं तो भाई उन्होंने सेंट्रियोल को भी डिसअपियर करा देते हैं और उसके न्यूक्लियस को फ्रेगमेंटेड कर दें। और एक बात बताओ, जब किसी सेल में सेंट्रियोल है ही नहीं और न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेड हो गया, ले भाई कर डिवीजन कर, आगे करके बता दे डिवीजन, तो फीमेल की मजबूरी बन गई वो। बात करें अब स्पर्म को फेगोसाइट करेगी, तो स्पर्म को फेगोसाइट करेगी तो स्पर्म के साथ अब सेंट्रियोल भी आएगा, और साथ ही साथ बात करें क्रोमोसोम भी आएंगे, तो भैया जेनेटिक वेरिएशन तो आएगा। तो सोचो कितने सारे चेकमेंट बना रखे। तो मैंने 2 चेकमेंट बताए, बाकी चेकमेंट में आपको जिस दिन फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा उस दिन पढ़ाऊंगा, समझ में आया? तो भैया ना मेल चाहता ना फीमेल चाहती, और आपकी नेचर चाहती है कि देखो वेरिएशन लाते रहो। वेरिएशन चाहिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपकी जेनेटिक्स ने आपके अंदर इतने सारे चेक पॉइंट बना रखे हैं कि उनके बिना वो आगे नहीं चलेगा, और वो दोनों के मिलने से ही होगा। समझ में आ गया? तो देखो कितने सारे चेक पॉइंट, इतने चेक पॉइंट बाकी डाइवर्सिटी में नहीं होते जितने ह्यूमन में। अरे समझ में आ रहा है? तो ये होता है बात करें पार्थेनोजेनेसिस होने का नुकसान होता है। इसीलिए तो आप देखो हमारी डाइवर्सिटी जब शुरू हुई थी तो एसेक्सुअल से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी भाई? प्लानेट पर सबसे पहले क्या बना था? सबसे पहले बात करें बैक्टीरिया बने थे, हैं जी, 4 अरब साल पहले। फिर आरएनए वायरस, फिर डीएनए वायरस, फिर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, सबसे पुराने बैक्टीरिया। फिर धीरे धीरे वो बने सल्फर नाइट्रोजन आयरन बैक्टीरिया, सल्फर प्लैंक्टोनी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर यूकैरियोटिक सेल बनी, फिर डाइवर्सिटी बन गई। तो शुरुआत में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, लेकिन नेचर को जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑप्शन मिला तो नेचर फट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ गई। उसने देखा कि यार एसेक्सुअल में तो म्यूटेशन का वेट करना होता है, यहाँ तो क्या करो सेक्सुअल लेकर आओ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ठीक है म्यूटेशन तो होगा ही होगा, साथ में जेनेटिक वेरिएशन वैसे भी आएगा। अरे बोलो। और आप देखो पूरी एनिमल और प्लांट डाइवर्सिटी में जितनी भी हायर डाइवर्सिटी है सबके सब सेक्सुअल करते हैं, और सेक्सुअल करते हैं। अरे इसीलिए तो बात करें मोनेरा से बनते बनते एंजियोस्पर्म आ गए, और आप लोग बात करें जो है शुरुआती जो बात करे थे प्रोक्यूरियोट, वहां से बनते बनते ह्यूमन तक आ गए। समझ में आया? क्योंकि नेचर को सिर्फ अच्छे से मतलब है, और अच्छा तब आएगा जब आप में वेरिएशन आएगा, क्योंकि नेचर किसी ना किसी को तो सेलेक्ट करेगी। अब ये नेचर किसी ना किसी को सेलेक्ट करेगी, ये फंडा आपको अभी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आपने यदि किसी ने एवोल्यूशन ढंग से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। और नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगला चैप्टर में एवोल्यूशन ही पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि नेचर को वेरिएशन क्यों पसंद है। फिलहाल समझ लो कि हाँ भाई नेचर को वेरिएशन पसंद है, क्योंकि मैं एवोल्यूशन नहीं पढ़ा रहा, फिलहाल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। अरे समझ में आया? ठीक है, तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको फंडे क्लियर करके पढ़ेंगे, अपना तो नाम ही ए आर है, हर सेशन का रीजन है। ठीक है ना? ठीक है, तालियां मत बजाया करो, देखो ना ताली। अच्छा तालियां बजाना अपना करेक्टर भी नहीं है, हम कोई एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा लेकर थोड़ी पैदा हुए हैं, या एक एक्स एक्स्ट्रा थोड़ी आया, बात करें ना। ना सुपर मेल है ना क्लाइने फेंटर है, अरे बोलो हम प्योर मेल है, ना जैकब है ना क्लाइने फेंटर है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, आज तो टाइम दे रहा हूँ, फटाफट कॉपी कर लो,
एक अच्छा बढ़िया सी कॉपी भी बनाना है इसकी, ढंग ढंग की सुंदर सुशील कॉपी बनाओ। ऑनलाइन वालों आज तो बनाओ आराम से। हाँ, तो आज तो बना लो, जोर से बोल भाई। हाँ हाँ, तो एक दिन जिस दिन नेचर चेंज होगी तो आप खुद देखो ना, डाइवर्सिटी में पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल हम एक्सेप्शन की फॉर्म में बोलते हैं। यदि इतना अच्छा होता तो नेचर में डोमिनेट क्यों नहीं हुए? है, एक दो एक्सेप्शन होके रह गए ना। डाइवर्सिटी मोस्टली क्या होता है? सेक्सुअल। क्यों? क्योंकि नेचर उनको लाइक करती है। देख लिया? अच्छा, इसका ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट आता नहीं आता? तो फिर तुम ये टेलीग्राम पे कहाँ से डाल देते हो? डाउनलोड हो जाता है? इलीगल है दोस्तों। अच्छा, इस बैच से कितने बच्चे हैं टॉप 10 में? हाथ खड़े करो। एक, दो, तीन, चार। वाह बे वाह। पांच? पिछला भी है क्या?
चलो बढ़िया है। तो 4 इस बॉयज बेस से, 4 उससे, और दोनों गर्ल्स बेस से 2, एक ही है। इसमें से कितने, 5 हो गए। चलिए मिटा दूं, मिटा दूं, पीछे वालों मिटा दूं। बातचीत नहीं। चलो इधर देखो, सबसे पहले, अच्छा ये तो इंट्रोडक्शन था केवल, अब आता है हम सीधे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर आ जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके सेक्स ऑर्गन्स। क्या पढ़ेंगे? सेक्स ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं देखो। एक होता है प्राइमरी, कौन सा होता है? प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं असेंशियल, क्या बोलते हैं? और एक होते हैं भाइयों सेकेंडरी, कौन से होते हैं? सेकेंडरी, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो। अच्छा डेफिनेशन समझो कि आप लोग प्राइमरी को असेंशियल क्यों बोल रहे हो। देखो, दे आर formation site of gametes and सेक्स हॉर्मोन्स। बोलो, मेल के लिए और फीमेल के लिए। बोलो, मेल में देखो, दे आर फॉर्मेशन साइट ऑफ, बोलो, फॉर एंड, तो मेल गेमेट क्या है? स्पर्म। फीमेल गेमेट ओवम। तो मेल गेमेट कहां बना? टेस्टिस में। कहां बना? अच्छा, टीईएस जो होता है ना, ये सिंगुलर होता है, और टीईएस जो होता है ये प्लूरल होता है। और ये बनाएंगे स्पर्म, क्या बनाएंगे? तो स्पर्म आपका बात करें सिंगुलर हो गया, और पता है पीछे एस लगाते ही प्लूरल हो जाता है। फीमेल में होगी ओवरी, क्या होगी? ओवरी आपका सिंगुलर है, और ये हो गया बात करें ओवरीज, ओवरीज होता है बात करें प्लूरल, कैसा होता है? और याद रखना ये क्या बनाएगा बताओ। हाँ, हर मंथ, देखो मैं मंथ वर्ड इसलिए यूज करूंगा फीमेल के लिए क्योंकि हमारी ह्यूमन फीमेल का मेस्ट्रुअल साइकिल 28 to 29 डेज का होता है। एनसीईआरटी खुद 28 to 29 में कंफ्यूज है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ऐसा लिखा हुआ साफ साफ 28 to 29, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 28 बता रखा है। वो मैं न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा, अपना आप याद हो जाएगा। फीमेल हर मंथ क्या रिलीज करती है? ओवम या ओवा या सेकेंड साइड या अंडा? हाँ, सेकेंड साइड। तो ओम रिलीज नहीं करती, उसी को ओम बोलते हैं। फिर ओवा किसको बोलते हैं? ओवा भी उसी को बोलते हैं, मतलब सिनोनिम से सभी है। हाँ, अच्छा सिंगुलर को क्या बोलेंगे? सिंगुलर को क्या बोलेंगे? ओवम। प्लूरल को क्या बोलेंगे? ओवा। क्या बोलेंगे? तो यही होता है। अच्छा सुनो, देखो हर फीमेल हर मंथ बात करें एक एग रिलीज करती है। अच्छा एग ही बोलेंगे, बच्चे बोलते हैं सर ह्यूमन में तो एग नहीं बोलना चाहिए, मतलब कोई अंडे थोड़ा है। भाई अंडे ही है, आप डाइवर्सिटी का ही पार्ट हो, आप सोशल एनिमल ही हो। अंडा ही तो बोलेंगे, एल एस एतल अंडा, अरे बोलो। तो ह्यूमन फीमेल अंडा ही रिलीज करती है, ठीक है, वो उस साइड की जो भी स्टेज उस फॉर्म में करती है, लेकिन अंडा ही रिलीज करती है, और हर मंथ वो एक अंडा रिलीज करती है, तो उसको बोलेंगे ओवम। क्या बोलेंगे?
लेकिन कभी कभार फीमेल दोनों ओवरीज से एक साथ अंडे रिलीज कर देती है, या एक बार में एक ही ओवरी से एक से ज्यादा कर देती है, उसको बोलेंगे ओवा। क्या बोलेंगे? अच्छा, ह्यूमन फीमेल की जो ओवरीज होती है वो अल्टरनेट ऑर्डर में बात करें एक्टिवेट होती है, अल्टरनेट ऑर्डर में एक्टिवेट होती है। और अल्टरनेट ऑर्डर में एक्टिवेट होती है तो सब जनवरी में इसका नंबर है राइट वाली का, तो फरवरी में इसका आ जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अल्टरनेट ऑर्डर में एक्टिवेट क्यों होती है? मतलब उस ब्रेन से आने वाले एफएसएच हार्मोन को कैसे पता, एलएच को कैसे पता कि इस महीने ना राइट में चलना भाई, राइट ले लो, यहाँ से अपना फ्यूचर है ब्राइट, इसलिए यहीं से ले लो राइट। उस एफएसएच एलएच को कैसे पता लगता है कि अपने को इस महीने राइट ओवरी में जाके ओवुलेशन कराना है, फिर अगले महीने लेफ्ट में चलेंगे भाई, फिर वापस राइट में आएंगे, फिर अगले महीने फिर लेफ्ट में चलेंगे। वो तो हार्मोन है ना, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आएंगे। ऊपर से आपके पास तो ओपन सर्कुलेटरी नहीं है, क्लोज सर्कुलेटरी है, तो भाई वो तो ब्लड तो रैंडमली आएगा। अरे बोलो। और कोई पोर्टल सिस्टम ही नहीं बना रखा कि साहब ओवेरियन पोर्टल सिस्टम हो कि साहब कहीं का ब्लड आप कहीं भेज दो, ऐसा तो होता ही नहीं, अपने पास तो तीन ही दो ही पोर्टल सिस्टम होते हैं। बोलो। तो भाइयों फिर अल्टरनेट ऑर्डर में ओवरीज एक्टिवेट क्यों होती है? सर उनकी मर्जी, एटीट्यूड है उनमें, ऐसा थोड़ी होता है। आंसर दो। हाँ, हाँ पीछे वाला स्मार्ट सा लड़का चश्मा लगा के बैठा हुआ है। बस लास्ट वाली की बात करो, पर्दे से लिपट के बैठा हुआ है जो। इधर से बता दो, इधर के बच्चे बिल्कुल डोमिनेंट स्टेज पे बैठे हुए एकदम से हाइबरनेशन कर रहे हैं, गर्मी आ गई अब तो। कुछ बोलो, ये हरे कलर का बच्चा फोटोसिंथेसिस करता हुआ, धूप में बैठा कर बेटा, धूप में बैठा कर, एनर्जी मिल जाएगी शाम को, मैच वाले खिलाए ना खिलाए अपना काम हो गया है। जैसे कई बार तुम आते हो ना अपने ग्रीन कलर की टी शर्ट डाल लेते हो, ब्लू कलर की जींस, ऐसा लगता है दूर से ब्लू ग्रीन एलगी आ रहा हो। बताओ अल्टरनेट ऑर्डर में एक्टिवेट क्यों होती है? हील होने में टाइम लगता है, तो हील क्यों हो रही है, मतलब वो, हाँ डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो डैमेज कौन करता है? हम्म, ओवरी रप्चर होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। ठीक है, बस यही तो आंसर है। तो मैं ज्यादातर को नहीं आता, ठीक है, इसलिए अब ढंग से पढ़ना। एक दो को तो आता है, ये तो काफी पुराने बच्चे हैं, स्कूल में मेरा सीनियर था बच्चा, बैठ जाओ। इधर देखो बात करें, इसी ने मेरे को बोला था बेटा बायोलॉजी ले ले। इधर देखो, तो हर फीमेल एक ही अंडा रिलीज करती है, उसको ओम बोलेंगे। तो नॉर्मली ह्यूमन एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है, और दूसरा कभी कभार एक से ज्यादा बन देती थी, तो कभी कभार हो जाता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या हो जाता है? अच्छा, मोनोजाइगोटिक अलग होते हैं, मोनोजाइगोटिक एक ही से बनते हैं, वो बाद में फ्रेगमेंटेड हो जाता है, टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो वो बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप उनको बोलते हो जो एसेंशियल है, क्योंकि दे आर द फॉर्मेशन साइट ऑफ गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन। तो देखो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे और टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा, ओवरी में ओवम भी बनेगा, साथ साथ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बनेंगे। बोलो। अब आते हैं सेकेंडरी को, आप बोल रहे हो एसेसरी, क्या बोल रहे हो? बोलो सेकेंडरी को आप एसेसरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन डेफिनेशन, दे प्रोवाइड पैसेज, क्या लिखा मैंने? फॉर गैमेट्स, फॉर, they provide passage for gamete and 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 helps in fertilization, help in। अब एक बात बताओ, आप इनको असेसरी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि भाइयों, यदि इन्होंने एसेंशियल क्यों है, क्योंकि इन्होंने गेमेट बनाए नहीं है, हाँ तो आप पैसेज किसको दोगे? इन्होंने गेमेट बनाए नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन में कौन सा गेमेट की हेल्प करवाओगे? तो ये एसेंशियल है और ये सेकेंडरी है और ये आपके एसेसरी है। बोलो। अब मेल और फीमेल में कौन कौन से होते हैं समझो, फॉर मेल और फॉर फीमेल। देखो नोट्स अपन एक दिन का हार्डली एक या डेढ़ पेज, ज्यादा ज्यादा किसी दिन दो पेज, वो तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बाकी नॉलेज चलती रहेगी। जो मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लेना, फंडे क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने जो जेनेटिक वाला पार्ट, एवोल्यूशन वाला पार्ट पढ़ाया था, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, जब एवोल्यूशन आएगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अरे बोलो। और बल्कि अभी समझ में आना चाहिए, मैं कौन सा हाई लेवल से पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला कि डायरेक्ट ही ऐसा होता है, मैंने समझाया भी तो इस चीज को, तो बस सुनते जाना, ठीक है ना? 100%। अच्छा, इस टॉपिक से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, रिप्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
और मेल ल्यूकेशन हार्मोनल बेस से आते हैं, उसी से रिलेटेड आती है। तो मेडिसिन सारी फीमेल पर आती है। तो फीमेल में मेस्ट्रोसाइकिल तब समझ में आएगा, क्योंकि मेस्ट्रोसाइकिल हल्का हल्का मैं पहले दिन से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, तो मेस्ट्रोसाइकिल तक जाते जाते वो एमए याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। मेल में कौन कौन से होते हैं, बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो मेल में होते हैं एपिडिडाइमिस, कौन होता है? फिर एक होता है वास डिफरेंस, कौन सा होता है? अच्छा एक बात बताना, ये वास डिफरेंस होता है कि वासा डिफरेंस होता है? मैं बोल लूं, वास जो होता है वो सिंगुलर होता है और वासा प्लूरल होता है, दोनों ही सही है। दो होते हैं ना, दो होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। अरे बोलो, ठीक है। तो वास डिफरेंस। सेमाइनल वेसाइकल क्या होता है? ये सिंगल होता है कि कपल्ड होता है? पेयर्ड होता है ना, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल। एक होता है प्रोस्टेट, क्या होता है? अच्छा प्रोस्टेट सिंगल होता है कि दो होते हैं? वेरी गुड। अगला है काउपर, क्या है? काउपर, ये इसी का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और अच्छा ये कितनी होती है बल्बो यूरेथ्रल? ठीक है। और लास्ट में बात करें पेनिस, ठीक है। फीमेल में कौन कौन सी होती है बात करें? वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, और बात करें जो है बार्थोलिन ग्लैंड। चलिए इनको भी ब्रीफ कर देता हूं। देखो आप इनको पैसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, दैट्स वाई, या एनी हाउ ये फर्टिलाइजेशन में इनका रोल होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल होता है। वो तब होता है जब वो गेमेट को सर्वाइव करवाने में हेल्प करते हैं, या तो पैसेज प्रोवाइड करवाएं या उनको जिंदा रखने में हेल्प करें, तभी आप उसको फर्टिलाइजेशन में रोल मानो। मेल में देखो एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, ये तो अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अभी ब्रीफ कर देता हूँ। टेस्टिस जो है मेल की बॉडी के बाहर है, वहां स्पर्म बने, पहले एपिडिडाइमिस में आएंगे। 6 मीटर लंबा होता है, कितना होता है? 6 मीटर लंबा होता है, तकरीबन 18 फीट के आसपास। तो वो दीवार से लेके यहाँ तक, इससे ज्यादा, बल्कि इतना लंबा एपिडिडाइमिस होता है। फिर आप 45 सेंटीमीटर का बात करें वास डिफरेंस होता है, कितने का होता है? 45 सेंटीमीटर का बात करें जो है वास डिफरेंस होता है, बात करें जो है 45 सेंटीमीटर का वास डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर स्पर्म को लिटरली पैसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और काउपर या बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड है, ये किसी गैमेट को पैसेज प्रोवाइड नहीं करवा रहे, लेकिन हाँ इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशंस के बिना मेल का गैमेट मेल में ही मर जाएगा। और फाइनली इन तीनों के सिक्रीशन प्लस स्पर्म को कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे सीमन, क्या बोलेंगे? और इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन में स्पर्म को सरवाइव करने के लिए, मोटिलिटी के लिए, जिंदा रहने के लिए, सारे बात करें न्यूट्रिशन या जो भी उसको चाहिए बात करें, सब कुछ होगा। अरे बोलो। और फाइनली सीमन बनेगा। एनसीईआरटी खुद बोलती है कि थिक सस्पेंशन होना जरूरी है, वो थिक सस्पेंशन इन तीनों सिक्रीशंस के, तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशंस बनेगा। मेनली सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट का होता है, कॉपर का थोड़ा कम होता है। अरे बोलो। तो इनके बिना स्पर्म जिंदा ही नहीं रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, स्पर्म ओनली स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ही एग्जिस्ट करता है, एसिडिक मीडियम में स्पर्म की डेथ हो जाती है। इसीलिए तो हम जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, तो जितने भी स्पर्मिसीडल जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टेबलेट हो, ऑइंटमेंट हो, चीज हो, लोशन हो, लिलिमेंट हो, कुछ भी हो, उनमें हमेशा एसिडिक जो मटेरियल होते हैं वही यूज करते हैं, चाहे फिर वो बात करें बोरिक एसिड हो, सिट्रिक एसिड हो। अरे बोलो। क्योंकि एसिडिक मीडियम में स्पर्म की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उसका ऑक्सीजन अपटेक रोक देते हैं और स्पर्म तुरंत मर जाता है। तो हमेशा याद रखना, स्पर्म केवल स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ही एग्जिस्ट करेगा और उसी में अपनी मोटिलिटी शो कर पाएगा। एसिडिक मीडियम हुआ तुरंत ही मर जाएगा, ये बात याद रखना, काम आएगी आगे। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर तो बात करें सिक्रीशन बनाते हैं, इनके सिक्रीशन से सीमन बनता है, और ये दोनों लिटरली पैसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब पेनिस, पेनिस भी लिटरली पैसेज प्रोवाइड करवा रहा है। पेनिस बात करें जो 3 कैटेगरी में आता है। पेनिस मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन भी है, पेनिस मेल का बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी है। कॉपुलेशन मतलब जिसके थ्रू कॉपुलेशन किया जाए, अभी तो समझते हो ना कॉपुलेशन। तो हम लोग मेडिकल में जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे या तो कोइटस या कॉपुलेशन, कोइटस या कोपुलेशन। इंटरकोर्स या सेक्स ये वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, वो सेक्स वर्ड हम लोग जेंडर के लिए यूज करते हैं इनफैक्ट। अरे बोलो, क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट हैं, हम सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे। फाइन। तो कोइटस या कोपुलेशन, तो जिस ऑर्गन के थ्रू कोपुलेशन किया जाएगा कोपुलेटरी ऑर्गन। तो मेल में पेनिस कोपुलेटरी ऑर्गन भी है, मेल में पेनिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी है, और मेल में पेनिस इंट्रोमिटेंट ऑर्गन भी है। कौन सा भी है? इंट्रोमिटेंट नाम सुना कभी? नहीं सुना? सुना किसी ने? किसने सुना? नहीं सुना किसी ने भी? तो सुनो, इंट्रोमिटेंट का मतलब होता है organ which makes the connection in between the male and female, and only male have intromittent organ, female do not have any intromittent organ.
फीमेल का कोपुलेटरी ऑर्गन उसका वेजाइना है, लेकिन इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होता नहीं है उसके पास। इंट्रोमिटेंट वो होता है जो मेल और फीमेल के बीच में कनेक्शन मेंटेन करवाए। कई बार अपने पहले क्वेश्चन आते थे, आज के लिए कम आते हैं, कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, तो उसका एक ही आंसर जाता है, बोले सर इनमें कोपुलेटरी ऑर्गन ही नहीं होता। जैसे सी अर्चिन हुआ, अरे बोलो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट दे डू नॉट हैव कोपुलेटरी ऑर्गन। तो मेल सी अर्चिन ने अपना स्पर्म पानी में डाल दिए, फीमेल सी अर्चिन ने अपने अंडे वो भी पानी में डाल दिए, कीमोटेक्टिक मूवमेंट होगा और उधर ही फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल। हमेशा याद रखना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता ही लोअर एनिमल्स में, क्योंकि उनके पास कोपुलेटरी ऑर्गन भी नहीं होता। अरे बोलो, समझ में आया? ठीक है, अब आ जाते हैं फीमेल पे। अब आप ही लोग बताना, चलिए वेजाइना किसके गेमेट को पैसेज देगी, मेल गेमेट की फीमेल गेमेट? अरे फीमेल का गेमेट क्या लेने आएगा दुष्टों, मेल गेमेट आएगा। फीमेल का अंडा सिर्फ फेलोपियन ट्यूब में रहता, वहां से ऊपर नहीं आता, एम्पुला में। अब तो एम्पुलर रीजन आ गया 2018 के बाद एनसीईआरटी में, पहले एम्पुलर स्टमक जंक्शन हुआ करता था, ठीक है। तो फीमेल में वेजाइना में सिर्फ मेल का गेमेट आएगा, फीमेल का कभी नहीं आता। अच्छा यूट्रस में किसका आएगा, मेल का कि फीमेल का कि दोनों का? है? अरे दोस्तों अभी तो बोला फीमेल का गेमेट फेलोपियन ट्यूब से बाहर आता ही नहीं है, सिर्फ मेल का गेमेट आएगा, फीमेल का कभी नहीं आता। और जिस दिन आएगा लिख के लो, मरा हुआ है और वो मेस्ट्रोसाइकिल के फ्लो के साथ बाहर आता है, फेलोपियन ट्यूब दोनों का। एंड दिस इज द रियल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। व्हाट अबाउट बार्थोलिन ग्लैंड? आप इसको सेकेंड डी की कैटेगरी में क्यों मान रहे हो? हाँ, व्हाट अबाउट बार्थोलिन ग्लैंड? हाँ, सिक्रीशन प्रोवाइड करवाती है, तो सिक्रीशन क्या करेंगे? हाँ, पीछे वालों बोलो कुछ तो। हाँ, ये लड़का बोलेगा, आदिदास की टोपी पहन रखी, खड़ा हो। कहाँ पे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो यूट्रस भी आ जाता है, ओनली वेजाइना में, ठीक है। तो बस सिर्फ एसिडिटी, और कोई रोल नहीं होता। एक्टिवेशन, हुज एक्टिवेशन? गलत, गलत। स्पर्म के एक्टिवेशन में का कोई रोल नहीं होता। हाँ, किसका? ना, कौन बोला तुमको, गलत आंसर है। हाँ, हाँ लुब्रिकेशन केवल, कैपेसिटेशन कहाँ पढ़ लिया तुम लोग, गलत है। वो तो सर्वाइकल सिक्रीशन करते हैं। बैठ जाओ, भाई को पूरा याद है, आदिदास की टोपी लगा के बैठा हुआ है ना। आज से सिर्फ 10,000 साल पहले हम आदिवासी थे। अरे हम आदिवासी थे ना, सबसे पहले होमो एबिलिस बना, फिर होमो इरेक्टस बने, जावा मैन पैकिंग में हिडलबर्ग, फिर होमो सेपियन बने जिसमें क्रोमैग्नन, उससे पहले निएंडरथल और हम लोग मॉडर्न मैन, ठीक है। तो पहले हमारी लाइफ क्या बड़े मस्त हुआ करती थी, कुछ नहीं, हाथ में लिया भाला और दिन भर किया झिंगा लाला, पढ़ने लिखने की टेंशन है नहीं। आज से सिर्फ 10,000 साल पहले जब हमने खेती बाड़ी शुरू की, उससे पहले तो हम सब आदिवासी थे, सब ट्राइब्स में रहा करते थे। और उससे पहले ट्राइब्स में भी नहीं रहते थे, होमो इरेक्टस था, कैनिबलिज्म शो करते थे, जो मिलता था खा लेते थे। अरे बोलो, बड़ी मस्त लाइफ हुआ करती थी। फिर पता नहीं कब से हम लोग आदिवासी से एडिदास पे आ गए। इधर देखो, इधर देख लो, अब धीरे धीरे वापस आदिवासी होते जा रहे हैं। बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है, ये फीमेल की वेजाइना की वॉल में होती है और एक पेयर होती है, वन जोड़ी। ये क्या बोल रहा हूं मैं, हिंदी इंग्लिश मर्ज हो गई बात करें, चलता है ना, चलता है ऐसा, चलेगा। जैसे हिंदी मीडियम बैच में जाके पूछ लो कि भाइयों थोड़ी सी अंग्रेजी चलेगी, बोले सर अपने दोनों चलती है। मैं भाई लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उनसे थोड़ा सा अंग्रेजी में जाके लिख दो, उनसे बोल लो कि हिंदी मीडियम में कि थोड़ी सी में अंग्रेजी चलेगी तुम्हारे छोरे, अरे सर अपने दोनों चलती है। देसी भी अंग्रेजी भी, ठीक है ना। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, बच्चे कुछ अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बार्थोलिन ये क्या करती है, सुनो, मैंने अभी भी बोला मेल का गेमेट सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही एग्जिस्ट करता है, सर्वाइव करता है। एसिडिक हुआ तुरंत डेथ हो जानी है उसकी। ऐसे मेल इसीलिए तो 200 से 300 मिलियन गेमेट रिलीज करता है। अब आपने अभी भी डिजीज पढ़ाया, चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं। फीमेल की वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है, क्या होती है, कैसे होती है? कोई भी एक बता दो, अभी पढ़ के निपटो तुम लोग, यू मस्ट बी नोन अबाउट इट। कोई भी बता दो यार। ये लड़का बताएगा, दूसरा अंडर आर्मर की टोपी पहन के बैठा है, खड़ा हो, खड़ा हो रे, डेन जॉनसन। हाँ, तो दूसरा आदमी अभी तो बोला वेजाइनल पीएच एसिडिक कैसे होती है, क्यों होती है तो मुझे पता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है ताकि जो पैथोजन से वो ग्रो ना कर सके।
नहीं पता? चलो तो चलो बैठ जाओ। और कौन बताएगा इधर से? हाँ हाँ तो हाँ, ये स्मार्ट सा लड़का, हाँ यस। हाँ, ग्लाइकोजन कहाँ से आ गया वहाँ? भाई वेजाइना में कब से ग्लाइकोजन आ गया? वेजाइना का टिश्यू तो नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड डिस्कोमस एपिथेलियम होता है, कभी सिक्रीशन होता ही नहीं है, तो ग्लाइकोजन तो इम्पॉसिबल चीज है। सिक्रीशन ही नहीं होता तो ग्लाइकोजन तो बहुत बड़ी चीज बोल दी हम लोगों ने। तो ग्लाइकोजन कहाँ से आ गया वेजाइना में? नहीं देखो, पढ़ो तो फिर पूरा पढ़ो। मतलब एक सिंगल असर्शन का रीजन भी ऐसा ना हो कि याद ना हो। बताओ, चलो मैं ही बता देता हूँ। अब सुनो, ढंग से सुनो। तुमको एक्चुअली ना कुछ नहीं आता, पता लग गया मेरे को 1 घंटे में ही। अब अलर्ट होके बैठो। एक तो अलर्ट होके बैठा करो, ऐसे लेट के मत बैठा करो, ऐसे बैठा करो बाहुबली की तरह, ऐसे करके बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तुम बैठते यूं करके बाहर। अच्छा, पीछे वाले छोरे तो चप्पल उप्पल खोल के आराम से पाँव ऊपर रखते हैं। थोड़े अपने टेस्टोस्टेरोन की इज्जत क्या करो, मर्दानगी देखा। अलर्ट हो बैठा करो ऐसे करके, ताकि अलर्टनेस रहेगी ना तो तुम लास्ट क्लास तक बैठ पाओगे। नहीं तो अभी जैसे मैं निकला, 3rd क्लास के बाद आ जाए बच्चे गायब। वो देख लेते हैं लास्ट क्लास किसकी है। और बायोलॉजी की जिस टॉपिक है तो बच्चा ऐसे भाग लेता है, बोले भाग ले यार, मास्टर ज्यादा आता अपने को, ये मास्टर अपने से जूनियर था, याद करो। हाँ, तो में से कुछ बच्चे तो इतने पुराने, डायनासोर से पुराने, 6.5 करोड़ साल पुराने। मजाक कर रहा है इधर देखो। सुनो, देखो कुछ चीजें हैं बेसिक। देखो मैं पढ़ा लिखा बहुत कम रहा, पर बोल में बहुत कुछ रहा हूं। बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में अल्कलाइन मीडियम मेंटेन करती है, लेकिन फीमेल की वजह ना तो एसिडिक होती है। अब एसिडिक क्यों होती है पहले उसको भी समझ लो। फीमेल में क्या होता है कि वेजाइना एक ओपनिंग है। अब जैसे आपकी ओरल केविटी, नेजल केविटी, ईयर है, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपका फिजियोलॉजिकल या फिजिकल बैरियर है। बोलो, अभी आप लोगों ने डिजीज पढ़ा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो म्यूकोसा है, टीयर है, सलाइवा है, सब कुछ है उसमें, कुछ ना कुछ एंटीबैक्टीरियल वगैरह होता ही है, ठीक है, होता है ना? अरे होता है ना। तो वेजाइना एक ओपनिंग है, तो वेजाइना में पैथोजन ना घुसे इसलिए बाय बर्थ फीमेल में हाइमन होती है। दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हाइमन एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है, और स्किन और म्यूकोसा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो में से मैक्सिमम बच्चों को हाइमन का रोल नहीं पता। एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, इट मे बी ब्रेक ड्यू टू द, बात करें वेजाइनल टेम्पर, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जोल्ट ऑन, ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। पर पढ़ने के बावजूद आप में से मैक्सिमम बच्चों को फिर ये नहीं पता कि चलो भाई ठीक है हाइमन थी, पर हाइमन क्यों थी? ओए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। क्योंकि वेजाइना भी तो एक ओपनिंग है, और ओपनिंग के थ्रू यूट्रस, और यूट्रस है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब से एब्डोमिनल कैविटी में इन्फेक्शन फैल सकता है। जब आप हर बॉडी कैविटी को कवर कर रहे हो तो वेजाइना भी तो कैविटी है। मेल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि मेल की पेनिस की ओपनिंग बिल्कुल नैरो होती है। फीमेल वेजाइना एक मेजर ओपनिंग है, और वहां पर पैथोजन एंटर कर सकता है। तो बाय बर्थ फीमेल में एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जिसको हम लोग हाइमन बोलते हैं। एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ हाइमन, वो वर्जिनिटी, वर्जिनिटी का फर्जी लॉजिक की बात करें, हम लोग बात करें सोशल अबू हैं, हम पहले जानवर ही थे। ये सोशलिज्म वाला वर्ड होता है वर्जिनिटी, एक बीइंग अ जानवर, कोई लॉजिक नहीं इस चीज का। अरे बोलो, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बने। हाइमन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। और प्यूबर्टी के बाद, एज के बाद सपोज जो ब्रेक हो भी जाती है ना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यूबर्टी एज तक किसका रोल होता है? आफ्टर प्यूबर्टी कोई रोल नहीं होता, 0% रोल है। ब्रेक हो जाए कोई नहीं चलेगा। अच्छा, अब सर प्यूबर्टी के पहले ब्रेक हो जाए तो फिर तो फीमेल इन्फेक्शन से मर जाएगी ना? ना, ऐसा भी नहीं होता भाई। फर्स्ट लाइन और डिफेंस ब्रेक हुआ है, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन सीएमआई, एमआई, अभी तो भाई मैक्रोफेज है, नेचुरल किलर है, अपने पास बहुत कुछ है। अरे बोलो, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, लेकिन हो ही से ये कोई जरूरी नहीं होता, ये बात याद रखना। अब फीमेल की बात करें, वेजाइना पीएच जो होती है वैसे क्यों होती है मैं बताऊं। फीमेल जैसे प्यूबर्टी एज पर आएगी। अब कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, देखो इनको यूनिवर्सली याद कर लो, ये आगे पूरे चैप्टर में काम आएंगे। मेल में टेस्टोस्टेरोन है, चलो उसको छोड़ो, पहले फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अवेलेबिलिटी फीमेल को प्यूबर्टी एज पर होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जहां भी प्रोजेस्टेरोन जाएगा ना, जहां पर भी उसका टारगेट ऑर्गन है, लिख के ले लो, डंडन डंडन है, सिक्रीशन करेगा, लिख के ले लो। ब्रेस्ट में सिक्रीटरी नेचर याद करो, एंडोक्राइन में लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरोन। यूट्रस का सिक्रीटरी नेचर प्रोजेस्टेरोन। बोलो, एस्ट्रोजन हमेशा ग्रोथ करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हमेशा सिक्रेटरी नेचर है, चिपचिपा या ग्लैंडुलर नेचर डेवलप करवाता है। एस्ट्रोजन हमेशा ग्रोथ करवाता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन, यूट्रस के एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन, दैट्स ऑल। इसीलिए तो ज्यादा एस्ट्रोजन हो जाए तो ग्रोथ भी जरूरत से ज्यादा होती है, और जरूरत से ज्यादा ग्रोथ फिर कैंसर होती है। दैट्स व्हाई एस्ट्रोजन आल्सो कंसीडर्ड ट्यूमर प्रोमोटिंग फैक्टर।
ऐसा प्योर कार्सिनोजन नहीं होता एस्ट्रोजन, जब तक कि प्रोटॉन को जीन ऑन्कोजीन में ना बदले ये उतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन ये ट्यूमर प्रोमोटिंग फैक्टर होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस से भी कैंसर हो सकता है। जैसे किसी फीमेल में नेचुरली एस्ट्रोजन जरूरत से ज्यादा बन रहा है और प्रोटॉन को जीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हुआ तो बिनाइन ट्यूमर भी मैलिग्नेंट बन जाता है। बोलो, इसीलिए हम लोग कभी भी मेडिसिन में एस्ट्रोजन नहीं देते। मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा, पूरी हेल्थ में हम लोग फीमेल ही पढ़ते हैं। मेल में तो गोसीपोल और एक बार प्रोजेस्टेरोन आया था, उसका बंदी कर दिया, कुछ चलता है नहीं। सब कुछ फीमेल के लिए आता है, आप लिख के ले लो, चाहे वो पिल इमरजेंसी पिल हो, चाहे फिर वो मालाडी हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो इम्प्लांट हो, चाहे बात करें कोई सिर्फ गोली हो, याद करो सभी के अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन हम इसलिए नहीं देते, काम दोनों सेम करेंगे, ओवुलेशन रोकेंगे, पर भाइयों एस्ट्रोजन की ज्यादा लेवल ब्रेस्ट कैंसर करता है। अरे बोलो। और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं बात करें उसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट आता ही नहीं है, तो इसलिए तो हम लोग प्रोजेस्टेरोन ही प्रेफर करते हैं हमेशा, एस्ट्रोजन कभी नहीं करते। और जिन मेडिसिन में हम लोग प्रोजेस्टेरोन थोड़ा हल्का फुल्का एस्ट्रोजन भी देते थे, उनका भी यूज ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि साइड इफेक्ट सीधा ब्रेस्ट कैंसर आता था। माला डी माला इनका ब्रेस्ट कैंसर साइड इफेक्ट क्यों है, मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा। अरे बोलो, ठीक है आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से, आज केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, कुछ नहीं दे रहा। फीमेल में याद रखना एस्ट्रोजन हमेशा ग्रोथ करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हमेशा सीक्रेट से डेवलप कराता है। फीमेल जब प्यूबर्टी एज पर आएगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अवेलेबिलिटी की वजह से उसके यूटेराइन सिक्रीशन चालू हो जाएंगे, और यूटेराइन सिक्रीशन चालू होते हैं सर्विक्स से। कहां से होता है? आर्बर विटी यूटेराई। और बोलो, तो सिक्रीशन आएंगे, और इन सिक्रीशंस में होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? अब ये ग्लाइकोजन जब वेजाइना में आएगा तो देखो प्यूबर्टी एज तक तो हाइमन का रोल होता है, प्यूबर्टी के बाद हाइमन रहे ना रहे, अब फीमेल को फर्स्ट लाइन की कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर डेवलप हो रहा है, दैट इज पीएच। क्या होगा फीमेल में? वेजाइना में सर्विक्स से सिक्रेशन है, कि वेजाइना कभी सिक्रेशन नहीं बना सकती, ये बात याद रखना। वेजाइना नॉन ग्लैंडुलर होता है, मैंने आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ा दिया, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और बोलो, अब फीमेल में वेजाइना में क्या हुआ? सर्विक्स से सिक्रेशन है जिनमें ग्लाइकोजन होता है। अब ये ग्लाइकोजन जब वेजाइना में आएगा तो अपने एटमोस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, सारे बैक्टीरिया गुड बैड थोड़ी होते हैं, कुछ गुड भी होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे डोडेनम ड्यूडेनाई हुआ, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हुआ, ये फीमेल की वेजाइना में ग्रो कर जाएंगे और उस ग्लाइकोजन का एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन से बनेगा लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड फीमेल वेजाइनल पीएच को एसिडिक बनाएगा, और इस पीएच की वजह से फर्दर फीमेल को दूसरे इन्फेक्शन नहीं होंगे। तो ये बैक्टीरिया तो ग्रो करेगा, तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन फिट हो चुका है। अरे बोलो, लेकिन बाकी के जो बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ जो भी है, वो फर्दर वेजाइना में नहीं आ पाएंगे। जब वेजाइना में उनका रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि 3.5 पीएच में रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। पर बोलो, और जब रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये फीमेल का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। हाइमन फर्स्ट होता है, पीएच सेकंड होता है। अरे फिजियोलॉजिकल होता है ना भाइयों, होता है ना। अरे डिजीज मेरे को भी आती है भाई, अभी ये वाई में पढ़ा क्या हूं मैं ना, ठीक है। तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। तो फीमेल क्या हुआ? वेजाइनल पीएच उसकी एसिडिक होती है। अब पता लगा फीमेल सेक्सुअल एक्साइट। एक बात हमेशा याद रखना, सेक्सुअल एक्साइट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम होते हैं हाइपोथैलेमस से। किससे होते हैं? और हाइपोथैलेमस का भी कौन सा पार्ट? पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा पार्ट? हमेशा याद रखना, मेल में जैसे पैरासिम्पैथेटिक हाइपोथैलेमस में कोई थॉट डेवलप हुआ तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा और पेनिस इरेक्ट होगा और काउपर ग्लैंड के सिक्रीशन बाहर आने शुरू हो जाते हैं। फिर लास्ट में एट द टाइम ऑफ ऑर्गेज्म सीमन आता है बाहर, जिसमें कि स्पर्म और बाकी के सिक्रीशन आते हैं, वो आता है सिंपैथेटिक की वजह से। फीमेल में भी सेम होता है। फीमेल जब सेक्सुअल एक्साइट होती है बात करें, तो उसमें क्या होगा? वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और बार्थोलिन ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि फीमेल को पता है कि उसकी वेजाइनल पीएच एसिडिक है, और एसिडिक मीडियम में मेल ने सीमन डिलीवर कर दिया तो ज्यादातर स्पर्म के डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको कि सर आपने यूं क्यों बोला कि चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एसिडिक में तो मरेंगे मरेंगे? ना ना मेरे भाई, सारे मरे जरूरी नहीं है, क्योंकि मेल खुद भी तो उसको एक सस्पेंशन में लेके आ रहा है जो खुद एल्कलाइन। अरे खुद एल्कलाइन है। यदि फीमेल ने एल्कलाइन कर दिया तो फिर ज्यादा सर्वाइबिलिटी के चांसेस है। लेकिन फीमेल यदि एसिडिक और मेल एल्कलाइन है तो फिर एसिडिक मीडियम वहां बात करें, कुछ ना कुछ कुछ करोड़ों को तो वैसे ही मार देगा। अरे बोलो। तो फीमेल में क्या होता है? जैसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा उसकी वेजाइना में ऑटोमेटिकली बार्थोलिन ग्लैंड के सिक्रीशन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, सिक्रीशन वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक से कंट्रोल होते हैं। और बोलो, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से बार्थोलिन ग्लैंड कंट्रोल होगी, ये एक्साइट होगी और बात करें अपने सिक्रीशन को वेजाइना में वॉल में गिराएगी, और साथ ही साथ बात करें ये लीक होकर बाहर भी आ जाएंगे, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा वेजाइना तक आ जाएंगे और पूरे पार्ट को लुब्रिकेट भी कर देंगे। क्या भी कर देंगे? तो अल्कलाइन सिक्रीशन होते हैं और साथ में चिपचिपे होते हैं, तो ये लुब्रिकेशन भी करेगा ताकि पेनिस को लुब्रिकेशन मिले, और साथ ही साथ बात करें जो एसिडिक मीडियम था वो कुछ टाइम के लिए अल्कलाइन बन जाए। कैसा बन जाए? अल्कलाइन बन जाता है, कि स्पर्म के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि मेल में जो स्पर्म है, ठीक है, वो डाइवर्सिटी का सबसे पावरफुल स्पर्म ह्यूमन मेल के पास होता है, पर दूसरी बात है कि छोटा बहुत होता है।
बहुत ज्यादा एक्सट्रीम माइक्रोस्कोपिक होता है, और इतना एक्सट्रीम माइक्रोस्कोपिक है कि फर्टिलाइजेशन के चांस को इंप्रूव करने के लिए मेल जानबूझकर 200 to 300 मिलियन स्पर्म भेजता है कि बाई चांस कोई तो टकराएगा, प्रोबेबिलिटी होती है। हर फर्टिलाइजेशन या हर कोइटस में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, एनसीईआरटी खुद बोलती है। साइमल्टेनियसली जब एम्पुलर स्टमक जंक्शन या अंडा और स्पर्म एक, यानी वो रिस्क पीरियड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अरे रिस्क पीरियड अंडा माइनस जिस दिन ओवुलेशन होता है -4 + 2, ये फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। रिस्क पीरियड में सब तो कैलकुलेट करते हैं 10 to 17। अरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दे रखा है ना, टेंशन मत हो। तुम्हें एनसीईआरटी का कोमा इन्वर्टेड कोमा भी याद करा दूंगा, मेरी टेंशन है, बस सुनते जाओ तुम। लिखेंगे अपन बहुत कम, पर नॉलेज आप जितनी चाहिए उतनी ले लो, और उतनी देंगे जितने तुम पचा सको। बार्थोलिन क्या करेगी? लुब्रिकेशन करेगी और एसिडिक मीडियम मेंटेन करेगी, समझ में आ गया? सॉरी, एसिडिक को न्यूट्रलाइज करेगी एल्कलाइन मीडियम थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ताकि जब तक स्पर्म रहे, फिर स्पर्म एक बार इस यूट्रस में चढ़ जाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद वापस ऑटोमेटिकली बात करें एसिडिक मीडियम मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि फिर से बैक्टीरिया वापस एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट है? अच्छा, ये केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब ये टॉपिक दोबारा आएंगे तो उनको फिर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। चलो लिख लो फटाफट। कोई डाउट है किसी को? नीचे वालों? किसका? तो ग्लाइकोजन आएगा तो उसका एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करेगा, और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोजन यूट्रस से आता है, सर्विक्स से। यूट्रस का पार्ट होता है सर्विक्स, उसकी नेक होती है। लिखो फटाफट। अच्छा, आज अभी मैंने जो बोला ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये जब टॉपिक आएगा तो इसको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, ये केवल मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। और मुझे पता, फर्स्ट लेक्चर में अपन इंट्रोडक्शन देते तो सारे डाउट आपके उधर ही चालू हो जाते हैं, रिगार्डिंग हाइमन, या बात करेंगे प्रेगनेंसी, फिर ये इस केस में कैसे हो गया, उस केस में कैसे हो गया, तो तब तक अभी 2-4 दिन वेट करो, जैसे वो टॉपिक आएगा अपना आप क्लियर हो जाएगा। और ये बच्चों ने अपने महंगे वाले फोन निकाले और फोटो खींच लिए, जिसको कभी नहीं देखेंगे। तुम लोग जो स्क्रीन शॉट लेते हो उनको कभी देखते हो दोबारा? तो स्क्रीन शॉट लेते ही क्यों? लिख ही लिया करो ना, मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ। और टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सिलेबस बिफोर टाइम करा दूंगा, बस इससे ज्यादा तो क्या ही बोल सकता हूँ मैं। क्या? अभी वो बस नीट का वो आ जाने दो, उसके पहले करा देंगे, 1-1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले। चाचा जी लगते हैं वो नीट वाले, जो कल ही करा देंगे। हैं? अरे ये नोट्स बढ़िया सी फेयर कॉपी में बनाना, और नोट्स में दे तो दूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में, उसको भी घर जाके दोबारा लिखना, डेली का डेली, ताकि रिवीजन होगा। नहीं तो तुम लोग क्या आलसी हो जाते हो, उसका फायदा ये कि तुम लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा, पर नुकसान है कि तुम लोग आलसी हो जाते हो। तुमको लगता है मिल गया अब तो पूरे नोट्स, अब क्या है। तुमको कलरफुल अपने हाथ से लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और डेली एक पेज, अच्छा घर जाके रिवीजन भी तो करना ही होता है ना, तो लिख लो, एम रीजन हो जाएगा, और जो मैं बोलूंगा वो रिकॉल भी हो जाएगा फटाफट। तो बढ़िया सी कॉपी बनाना, तो आज ही बना लो।
अच्छा, जो पढ़ा रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना? तो घर जाके बोलो भाई टीचर पढ़ाता बहुत अच्छा है, समझ में कुछ भी नहीं आता। वो आगे पढ़ाता रहता हूँ, पीछे बैठ के आराम से बीड़ी पीते हैं। देखो अभी भी 3 साढ़े 3 महीने हैं तुम्हारे एग्जाम होने में, तो अभी भी जुट जाओ। जिनके अभी भी 350 नंबर आते हैं माइनर में, या जिनकी नॉर्मल कट ऑफ की इस बार 608, तो कई बच्चों के 2 माइनर में मिला के भी नहीं आते 608, वो लोग भी डॉक्टर बन सकते हैं। डेडिकेशन होना चाहिए और कुछ नहीं होता। तो अभी सारी चीजें बंद कर दो। फेसबुक तो खैर वैसे भी नहीं चलाते होंगे तुम लोग, पुराना हो गया। इंस्टा को जरूर बंद कर दो, कि वही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बैठे तो तुम लोग रील देखते रहते हो। और एक बार रील में घुस गए तो काचा बादाम। ये ऑनलाइन में पता है क्या होता है? अभी देखो काचा बादाम के बाद फिर कुछ नया आएगा, 15 दिन बाद लोग इसको भूल जाएंगे। थोड़े दिन पहले वो आया था, 2 3 महीने पहले, छोटा सा बच्चा हो, बचपन का प्यार। 2 3 महीने चला, लोग उसको भूल गए। अब काचा बादाम को भी भूल जाएंगे, कुछ नया आ जाएगा। हाँ पुष्पा, यार पुष्पा को भूल जाएंगे थोड़े दिन बाद। तो अब अच्छा, मतलब तुम अभी भी सारा याद है, मतलब अभी भी इंस्टाग्राम चलाते हो? तो इंस्टा, अच्छा सही बता रहा हूँ ना, मतलब ये एनसीईआरटी जो होती है ना, ये होती है, बात करें बारबीट्यूरेट्स, लो तुरंत नींद आती है। और इंस्टा होता है एम्फेटामिन, जैसे चलाओ नींद उड़ जाती है। नहीं होती? लाइन तुमको नींद ही नहीं आ रही हो, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ, 5 मिनट बाद ही तुमको लगेगा नहीं बाबा बंद करो, सोएंगे अब। और तुमको लगता है कि नींद आ रही है, थोड़ा सा बात करिए, जाग लेते हैं, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला चला, एम्फेटामिन की गोली खा के बैठे हो, मतलब कोकेन खा रहे की बात करें, नींद ही नहीं आएगी अब। यूफोरिया लगेगा, मैं तो अभी सो के उठाऊं, मैं भी 8 घंटे और पढ़ लूंगा। तो 2 4 जो अकाउंट है ना तुम्हारे, एटलीस्ट इंस्टा तो सस्पेंड कर दो, और टिंडर के अकाउंट है वो भी बंद करो, है ना? पढ़ लो फिलहाल। अगले साल मेडिकल कॉलेज में जाना है, वहाँ कोई मना नहीं कर रहा तुम लोगों को। इस साल तो बंद कर दो एटलीस्ट, होना जाना कुछ है नहीं, बंद कर दो। चलो, आज तो अभी 2 मिनट बचे हैं, अब तो नया टॉपिक तो शुरू हो नहीं सकता। बाकी कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा मैंने कम स्पीड से पढ़ा है, कल थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे आप लोग। ठीक है ना? चलिए फिर बाकी का नेक्स्ट क्लास। हाँ।